हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। रिवेंज सीकर की एपिसोड 201 के साथ हाजिर हूँ। अगर अभी तक किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, शुक्रिया। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था जान आगे बढ़ती है और कहती है मैं तुम लोगों को फॉलो नहीं करूंगी क्योंकि मैं यहाँ पर अपने एक अलग मकसद के लिए आई हूँ। अगर मैं तुम्हारे साथ अपना टाइम वेस्ट करूंगी फिर मैं कभी भी उस ट्रेजर हंटिंग माउस को नहीं ढूंढ पाऊंगी। जबकि वो मार्शल आर्ट्स का गुरु जिसका नाम शी हाउसेन है वो आगे बढ़ता है और कहता है तुम्हें रूल्स के बारे में पता है कि यहाँ पर जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा वही लीडर होगा और सभी को उसकी बात को मानना पड़ेगा और तुम्हें भी मेरी बात को मानना पड़ेगा। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम अकेले जा सकती हो तो तुम जा सकती हो, लेकिन पहले मुझे हराना पड़ेगा। और हाउसेन अपने हाथ पर अपनी पावर्स को रिलीज करता है और कहता है इस लड़की को हराना तो बहुत ज्यादा आसान है, सिर्फ 10 मूव्स में इसको आसानी से हरा सकता हूँ। और यहीं पर हमारे हीरो की एंट्री होती है। मिंग उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और हंसते हुए हाउसेन से कहता है तुम तो बहुत ही बेशरम हो, जो कि एक मार्शल आर्ट्स के गुरु होने के बावजूद एक मार्शल आर्ट्स के ग्रैंड मास्टर को तंग कर रहे हो। हाउसेन उसे कहता है तुम कौन हो। मिंग उसे अपना नाम बताता है, मेरा नाम जिमिंग है। हाउसेन उसका नाम सुनते ही पहचान जाता है और कहता है तो इसका मतलब हिडन ड्रैगन लिस्ट के कंपटीशन में जो फर्स्ट रैंकिंग पर आया था वो लड़के तुम ही हो। हाउसेन जल्दी से उसके ऊपर अटैक कर देता है। वो मिंग पर अटैक करते हुए कहता है ये कोई प्लेइंग ग्राउंड नहीं है और ना ही कोई कंपटीशन है। अगर तुम यहाँ पर इस लड़की के सामने शो ऑफ करने के लिए आए हो मैं तुम्हें बता दूं तुम मुझसे बहुत ज्यादा बुरी तरह से पिटने वाले हो क्योंकि तुम सिर्फ एक मार्शल आर्ट्स के मास्टर हो और मैं मार्शल आर्ट्स का गुरु हूँ। लेकिन जैसे हाउसेन उसके ऊपर अटैक करता है उसी वक्त मिंग अपनी एक अरे फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है और उसको उसके अंदर ट्रैप कर देता है। वो अरे फॉर्मेशन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और उसके साथ ही मिंग जल्दी से उन दोनों लड़कियों के हाथ पकड़ता है और कहता है चलो जल्दी से यहाँ से चलते हैं, डायरेक्ट इसके साथ फाइट करेंगे तो हमें काफी ज्यादा मुश्किल होने वाली है। मिंग उन दोनों लड़कियों को वहाँ से लेकर उड़ जाता है जबकि शी हैन भी उसके पीछे पीछे चला जाता है और कहता है मैं भी तुम्हारे साथ ही आ रहा हूँ। शी हाउसेन अभी भी उस फॉर्मेशन के ऊपर पंचेस मार रहा होता है क्योंकि वो उसके अंदर से निकल नहीं पा रहा। वो कहता है मिंग अगर दोबारा तुम मुझे इसी सेक्टर के अंदर दिखाई दिए तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, इसलिए मेरे सामने मत आना। मिंग दोनों लड़कियों को अपने साथ लेकर काफी दूर चला जाता है। शी हैन भी उनके साथ ही होता है। वो लोग वहीं पर लैंडिंग करते हैं। जान शर्माते हुए उससे कहती है मिंग तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने फिर से मेरी जान बचा ली। मैं तुम कितनी बार ऐसा मेरे लिए करते रहोगे, मैंने इसीलिए तुम्हें इस बारे में नहीं बताया कि मैं यहाँ पर आ रही हूँ कि तुम हर बार मेरी हेल्प करते हो और बदले में मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पाती। और ऊपर से अब तुमने एक मार्शल आर्ट के गुरु के साथ भी पंगा ले लिया है, वो भी सिर्फ मेरी वजह से। हम सभी लोग जिनजैंग सेक्टर के स्टूडेंट्स हैं। यहाँ से बाहर जाने के बाद वो लड़का फिर से तुमसे बदला लेने के लिए आएगा। मिंग उसे कहता है कोई बात नहीं, मैं भी तो देखूँ वो क्या कर सकता है। और साथ ही मिंग सोच रहा होता है वो तो सिर्फ एक मार्शल आर्ट्स का गुरु है, अब ऐसा भी नहीं है कि मैंने पहले किसी मार्शल आर्ट्स के गुरु को नहीं मारा। जी हैंस जान से कहता है क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है कि तुम इतनी बड़ी इस छोटी दुनिया के अंदर अपने उस ट्रेजर हंटिंग माउस को कैसे ढूंढोगी। और अगर तुम्हारे पास कोई स्पेसिफिक प्लान नहीं है तो फिर तुम हम दोनों को फॉलो कर सकती हो क्योंकि हमारे पास एक बहुत ही अच्छा प्लान है। जान उसे कहती है वैसे तो मेरे पास कोई भी प्लान नहीं है, मैं यहाँ पर खुद से आकर उस ट्रेजर हंटिंग माउस को ढूंढने वाली थी, लेकिन अब जबकि मिंग के साथ मेरा टकराव हो चुका है तो फिर ठीक है तुम लोगों के प्लान को फॉलो करते हैं। मिंग कहता है चलो ये तो बहुत ही अच्छा हो गया, अब मैं तुम्हें अपने प्लान के बारे में बताता हूँ। मेरे पास एक तरीका है जिससे हम लोग छोटे इंसेक्ट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। तो प्लान बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले तो हमें कुछ इंसेक्ट्स को ढूंढना होगा, ऐसे इंसेक्ट जो कि पावरफुल भी हों और हमारे काम भी आ सके। एक बार हमने कोई अच्छे से कीड़े मकोड़े ढूंढ लिए तो फिर उनकी बॉडी के अंदर मैं एक अरे फॉर्मेशन को क्रिएट करूंगा जिससे मैं उन्हें पपेट के तौर पर यूज कर सकता हूँ। तो इस तरह हमारी बहुत सारी आंखें हो जाएंगी, यानी कि हम लोग यहाँ पर जितने ज्यादा कीड़े मकोड़ों को कंट्रोल कर सकते हैं उतने ज्यादा कीड़े मकोड़ों को इस्तेमाल करते हुए जितने भी ट्रेजर्स हैं वो सारे के सारे हथियार लेंगे। और इसके अलावा ट्रेजर हंटिंग माउस को ढूंढना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा और हमें यहाँ पर ज्यादा कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। हम लोग यहाँ पर बस एक जगह पर बैठकर इंतजार करेंगे। जान मिंग से कहती है तुम्हारा प्लान तो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छा है, चलो ठीक है प्लीज मेरी हेल्प करो ट्रेजर हंटिंग माउस को ढूंढने में, मैं तुम्हारे इस एहसान को कभी नहीं भूलूंगी। जबकि जैन मिंग उसे कहती है अगर रास्ते में तुम्हें कोई अच्छा सा ट्रेजर मिला तो वो मेरे साथ जरूर शेयर करना। फिर वो लोग वहाँ से चलना शुरू करते हैं और वो वहाँ पर रास्ते में कोई अच्छा सा कीड़ा ढूंढ रहे होते हैं कि उन्हें कोई अच्छा सा कीड़ा मिल जाए जिसे वो कंट्रोल कर सके। हालांकि इस पूरी छोटी दुनिया के ऊपर बहुत सारे कीड़े मकोड़ों ने कब्जा किया हुआ है, यहाँ पर हर तरफ डीमन इंसेक्ट्स हैं। जान उनसे कहती है तुम्हें तो पता है कि मुझे यहाँ पर ट्रेजर हंटिंग माउस चाहिए था क्योंकि मैं उसी के ढूंढने के लिए आई हूँ, इसी वजह से मैंने छोटी दुनिया के बारे में बहुत सारी रिसर्च की है। अभी हम लोग जिस एरिया में हैं इस एरिया को गोल्डन आर्मर हिल कहा जाता है। मैंने सुना है कि यहाँ पर गोल्डन बीटल्स मिलते हैं, इन गोल्डन बीटल्स को माउंटेन मूविंग इंसेक्ट भी कहा जाता है। तो यहीं पर दिखाते हैं कि उन बहुत सारे बीटल्स की यहाँ पर गुफाएं होती हैं, सॉरी गुफा नहीं बिल होती है क्योंकि ये सारी बहुत ज्यादा छोटे हैं तो ये बिल में रहते हैं। जान उनसे कहती है माउंटेन मूविंग बीटल्स ये बहुत ज्यादा पावरफुल होती हैं, ये गोल्डन बीटल्स। मैंने सुना है कि जब एक बीटल अडल्ट हो जाता है तो ये 10,000 किलोग्राम तक वजन को उठा सकता है, इसी वजह से इन्हें माउंटेन मूविंग इंसेक्ट कहा जाता है क्योंकि अगर ये बहुत सारे इकट्ठे हो जाएं तो ये पूरी की पूरी माउंटेन को भी उखाड़ सकते हैं और अपने ऊपर उठा सकते हैं। मिंग बिमिंग से कहता है बिमिंग क्या तुम वाकई में श्योर हो, तुमने जो मुझे तरीका सिखाया है इन माउंटेन मूविंग बीटल्स को कंट्रोल करने का वो इन पर भी काम करेगा। मैंने कहा था कि सारे डीमन इंसेक्ट्स को इससे कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन ये सारे अगर ग्रुप में हम पर अटैक करेंगे
करेंगे तुझे तो मुझे मार डालेंगे। आज से पहले मैंने कभी नहीं सुना कि किसी ने किसी इंसेक्ट को कंट्रोल किया हो। विविंग मास्टर से कहती है, मास्टर आज से पहले भी बहुत सारे लोग इंसेक्ट्स को कंट्रोल कर चुके हैं, लेकिन मैं आपको जो टेक्निक सिखा रही हूँ इसको इंसेक्ट कंट्रोल नहीं कहते बल्कि इसको इंसेक्ट रून डाउ कहते हैं। इससे आप किसी भी इंसेक्ट को अपना पपेट बना सकते हैं। तो ये आपके इंसेक्ट कंट्रोल मेथड से बहुत ज्यादा अलग है। इसमें आपने उसके माइंड के अंदर एक फॉर्मेशन को क्रिएट करना है और उस फॉर्मेशन की मदद से आप उसे पपेट के तौर पर यूज कर सकते हैं। वो जहाँ भी जाएगा आप उसकी आंखों से देख सकते हैं और आप सब कुछ महसूस कर सकते हैं। ये मेथड बहुत ज्यादा स्ट्रेंज है और काफी ज्यादा इफेक्टिव भी है। विविंग मास्टर से कहती है, मास्टर इस फॉर्मेशन के मेथड को सिर्फ एक मास्टर ही यूज कर सकता है और आपने क्योंकि 9000 साल तक फॉर्मेशन की मास्टरी को सीखा है तो मुझे लगता है कि आपके लिए ये काम ज्यादा मुश्किल नहीं है। इसीलिए मैं आपको जो रिकमेंड कर रही हूँ, आप जल्दी से एक बीटल को पकड़े और उसकी बॉडी के अंदर फॉर्मेशन को सेटअप कर दें जो मैंने आपको सिखाई है। मिंग उसकी बात सुनने के बाद कहता है, चलो ठीक है फिर ट्राई करते हैं। उसी वक्त उनके सामने एक गोल्डन बीटल आ रहा होता है। जॉन मिंग से कहती है, ये मिंग जरा सामने देखो, एक बीटल हमारी तरफ ही आ रहा है। मुझे लगता है कि तुम्हें सबसे पहले इस पर ट्राई करना चाहिए, इसको कंट्रोल करो। मिंग वहीं पर बैठ जाता है और अपना हाथ सामने करते हुए कहता है, हाँ क्यों नहीं, गोल्डन बीटल जल्दी से मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारे साथ बहुत ही अच्छे से पेश आऊंगा, जल्दी से अपने मास्टर के पास आओ। मिंग तो बीटल को इस तरह बुला रहा है जैसे कि वो अपने पालतू कुत्ते को बुला रहा हो, लेकिन वो बीटल उसे देखते ही गुस्सा आ जाता है और बड़ी स्पीड के साथ उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। मिंग अपने हाथ पर अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उसे अपने हाथ में पकड़ लेता है, लेकिन मिंग को उसे कंट्रोल करने में काफी मुश्किल होती है। मिंग कहता है, तुम्हारी कहानियां बिल्कुल ठीक थी, ये तो वाकई में 10,000 किलोग्राम तक वजन को उठा सकता है, इसके अंदर तो बहुत ज्यादा ताकत है। मिंग उसको पकड़ने के बाद कुछ ज्यादा ही शो ऑफ कर रहा होता है। मिंग कहता है, तुम अब मेरे हाथ से नहीं निकल सकते, चलो चुपचाप मेरे हाथ में बैठ जाओ, अपनी रेजिस्टेंस को छोड़ो, मुझे तुम्हें स्टडी करने दो। लेकिन साथ ही वो बीटल उसके हाथ पर काट लेता है। मिंग चिल्लाना शुरू कर देता है। जान हंसते हुए कहती है, आज पहली बार मैं देख रही हूँ तुम्हें किसी से हारता हुआ, तुमने जितनी भी फाइट्स की हैं उन सभी में जीते आ रहे हो। ऐसे तो मिंग शर्मिंदा होता है लेकिन हंसते हुए कहता है, ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था, मैंने खुद ही इसको ढीला छोड़ा था। फिर मिंग उस गोल्डन बीटल को नीचे फेंकता है और उसे कहता है, चलो चुपचाप अब अपनी रेजिस्टेंस को बंद करो, क्योंकि अगर तुम मेरे काम नहीं आओगे तो मैं तुम्हें सिर्फ एक ही सेकंड में क्रश कर दूंगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। मिंग उसे नीचे फेंकने के बाद उसके ऊपर अपनी सप्रेशन अरे को एक्टिवेट करता है और अपनी सप्रेशन अरे के साथ उसे नीचे की तरफ दबाता है ताकि वो अपनी विल की पावर को छोड़ दे, मिंग के सामने सरेंडर कर दे। जैन मिंग भी उसके पास ही बैठ जाती है, जबकि शीहान भी वहीं पर बैठा होता है। वो सभी लोग हैरान होकर देख रहे होते हैं कि आखिर मिंग इसको कैसे कंट्रोल करने वाला है। मिंग अपनी फॉर्मेशन के साथ उसको नीचे दबा रहा होता है, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा होता है। शीहान कहता है, मैं पहली बार किसी बीटल को देख रहा हूँ जो कि इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम इसको कंट्रोल कर पाओगे? मिंग कहता है, हाँ क्यों नहीं, तो बहुत ही अच्छी बात है कि ये गोल्डन बीटल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जितना ज्यादा ये स्ट्रॉन्ग होगा यानी कि उतना ही ज्यादा हमारे हाथ में पपेट लगेगा, जो हमारे बहुत ज्यादा काम आने वाला है, लेकिन इसे कंट्रोल करने में थोड़ा टाइम लगेगा। और फिर मिंग उसको कंट्रोल करना स्टार्ट करता है। वो उसके ब्रेन के अंदर अपनी फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है। उसके ब्रेन के अंदर फॉर्मेशन तो बन जाती है, लेकिन इस फॉर्मेशन को कंप्लीट करने में मिंग को पूरा 1 घंटा लगता है। 1 घंटे के बाद वो बीटल कम्प्लीटली मिंग के कंट्रोल में होता है। जैन मिंग बीटल की तरफ देखती है और कहती है, तुम कामयाब हुए या नहीं, क्या तुम इसको कंट्रोल कर रहे हो या नहीं? मिंग उसको कंट्रोल कर रहा होता है लेकिन उनको दिखाई नहीं देता। बीटल चलता हुआ सीधा जैन मिंग के पास जाता है और जाकर अपनी दोनों टांगों के साथ या फिर उसके दोनों हाथ हैं जैन मिंग को ऊपर उठा देता है। जैन मिंग भी बहुत ज्यादा हैरान होती है और कहती है, तुम तो वाकई में इसको कंट्रोल कर रहे हो, इसने तो मुझे ऊपर उठा दिया, ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मिंग जैन मिंग से कहता है, जैन मिंग तुम्हारा तो वजन ही बहुत ही कम है, तुम्हारा वजन तो सिर्फ 44 kg है। जैन मिंग चिल्लाकर उसे कहती है, तुम किसी लड़की के वेट के बारे में ऐसे कैसे बात कर सकते हो, 44 kg भी बहुत ज्यादा है। जैन मिंग से कहती है, तुमने तो वाकई में इसको कंट्रोल कर लिया, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, ऊपर से तुम इसको कम्प्लीटली कंट्रोल कर रहे हो। मिंग कहता, हाँ मैं भी काफी ज्यादा हैरान हूँ क्योंकि मैंने पहली बार इस टेक्निक को यूज किया है, इसके इफेक्ट्स तो बहुत ज्यादा अच्छे हैं। शीहान मिंग से कहता है, शंकर ब्रदर तुमने एक बीटल को तो कंट्रोल कर लिया, लेकिन इसको कंट्रोल करने में पूरा 1 घंटा लगा। मुझे नहीं लगता कि अगर हमें यहाँ पर ज्यादा बीटल्स को कंट्रोल करना है तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है। 12 घंटे में सिर्फ 12 बीटल्स को ही कंट्रोल कर पाएंगे, फिर हमारा ये प्लान काम कैसे करेगा? ये इतना भी कोई खास प्लान नहीं है। मिंग उसे कहता है, सीनियर ब्रदर तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा समझदार हो, तुमने डायरेक्टली पॉइंट की बात की है। हाँ मैंने भी इस बारे में सोचा था, मेरे पास एक और प्लान है। मैंने इसके माइंड के अंदर एक अरे फॉर्मेशन को सेटअप किया है, उसके साथ ही इसके माइंड के अंदर एक और अरे फॉर्मेशन को सेटअप किया है, और उस अरे फॉर्मेशन का मकसद ये है कि जैसे ये बीटल वापस जाएगा और जाकर कुछ बच्चे पैदा करेगा तो इसके जितने भी बच्चे होंगे सभी के ब्रेन के अंदर ये फॉर्मेशन पहले से होगी, उन सभी को भी मैं कंट्रोल कर सकूंगा। अब हमारा प्लान इस तरह काम करेगा, अब मैं इस बीटल को डायरेक्टली इसके नेस्ट में वापस भेजूंगा यानी कि इसकी बिल में, और वहाँ पर जाने के बाद जितनी ज्यादा इनकी मादाएं होंगी उन सभी के साथ ये जाकर मेटिंग करेगा। बहुत सारे अंडे होंगे और उन अंडों के अंदर से बहुत सारे बच्चे निकलेंगे और वो सारे के सारे बच्चे मेरे कंट्रोल में होंगे, और इस तरह मैं एक पूरी डीमंस की आर्मी बना लूंगा। और फिर मिंग उसे कहता है, चलो ठीक है जल्दी से अपने घोंसले में वापस चले जाओ, और वो उसे उसके नेस्ट में वापस भेज देता है। अब क्योंकि मिंग इस बीटल का मास्टर है तो वो जो कुछ वो देख रहा है मिंग भी वो सब कुछ देख रहा है, वो उसे उसकी बिल में वापस भेजता
है। मिंग कहता है इसकी बिल तो बहुत ज्यादा बड़ी है और इसके अंदर तो बहुत सारे रास्ते हैं, यहाँ पर तो बहुत सारे गोल्डन बीटल्स हैं, इतने तो मैंने सोचे भी नहीं थे। पहली बार मैं इतनी ज्यादा माउंटेन मूविंग बीटल्स को एक साथ देख रहा हूँ। कहता है यहाँ पर तो बहुत सारे रास्ते हैं, अब मुझे नहीं पता कि कौन सा रास्ता मुझे फीमेल डीमन बीटल की तरफ लेकर जाएगा। तो यहीं पर फिलहाल हम अपनी एपिसोड 201 का एंड करेंगे। बाकी की स्टोरी नेक्स्ट एपिसोड में। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। रिवेंज सीकर के एपिसोड 202 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था मिंग ने गोल्डन बीटल को कंट्रोल कर लिया है और उस गोल्डन बीटल को कंट्रोल करने के बाद वो उसे उसके नेस्ट में वापस भेजता है ताकि वो वहाँ पर जाकर एक फीमेल बीटल के साथ मीटिंग करे जो कि बहुत सारे अंडे देगी और उन अंडों से बहुत सारे नए बीटल्स निकलेंगे और उन सारे के सारे बीटल्स के अंदर मिंग की ये फॉर्मेशन एक्टिवेटेड होगी और मिंग उन सभी को कंट्रोल कर सकेगा। और इसी मकसद के लिए मिंग अपने बीटल को नेस्ट के अंदर वापस भेजता है और साथ ही मिंग उसको कंट्रोल कर रहा है। वो जो कुछ देखता है मिंग भी वही सब कुछ देख रहा है। जो कुछ वो बीटल महसूस करता है वही मिंग भी महसूस करता है। मिंग केव के अंदर अपने बीटल को भेज तो देता है। मिंग कहता है इस केव के अंदर तो बहुत सारे रास्ते हैं, अब पता नहीं कि मुझे वो मदर कहाँ पर मिलेगी क्योंकि यहाँ पर अंडे देती है। मिंग वहीं पर देखता है तो कुछ बीटल्स वहाँ पर अपने मुंह में खाना लेकर उस तरफ जा रहे होते हैं एक रूम की तरफ। मिंग कहता है मुझे लगता है कि ये सारे के सारे वर्किंग बीटल्स हैं, चींटियों की तरह। ये सारे खाना लेकर अपनी मदर के पास जा रहे होंगे, फिर जो इनकी क्वीन है उसके पास। मिंग क्योंकि खाली हाथ होता है। मिंग कहता अब मैं क्या करूँ, मेरे पास तो खाना नहीं है। क्या पता मदर के रूम के बाहर कोई सिक्योरिटी वाले बीटल भी हो, वो मुझे अंदर न जाने दें। मिंग वहीं पर साइड पर होता है और एक बीटल को धक्का देता है, उसके मुंह से उसका खाना गिर जाता है। मिंग कहता है चलो ये तो अच्छी बात है कि ये सारे बीटल इनके पास दिमाग नहीं है, ये बहुत ही बेवकूफ है। अगर कोई इनके पास इनका खाना भी छीन लेगा तो इन्हें ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये वापस जाकर अपने लिए नया खाना ढूंढने के लिए चले जाएंगे। मिंग उसका खाना उठाता है और सामने की तरफ चल पड़ता है। यहाँ पर मैं मिंग के बीटल को मिंग ही कह रहा हूँ। मिंग कहता है चलो ठीक है, अब सारे बीटल्स के साथ मिल जाते हैं और इस ग्रुप के साथ आगे चलते हैं, क्या पता मुझे जाकर कोई मदर मिल जाए। फिर मिंग फाइनली उस रूम में पहुंच जाता है जहाँ पर एक बड़ी सी मदर बीटल बैठी होती है और उसके इर्द गिर्द बहुत सारे अंडे भी पड़े होते हैं। ये सारे बीटल वहाँ पर खाना लेकर जा रहे होते हैं उसको खिलाने के लिए। सारे बीटल आगे बढ़ते हैं और अपना अपना खाना उस मदर क्वीन को दे देते हैं। मिंग भी अपना खाना लेकर उसके पास जाता है और कहता है ये तो हरकत नहीं कर रही, लगता है कि इस वक्त ये खाना खाने के लिए आराम से बैठी हुई है, ये एक बहुत ही अच्छा टाइम है, इससे अच्छा टाइम तो मुझे मिलेगा ही नहीं। वैसे तो मैंने बहुत सारे रोमांटिक सीन्स को एक्सप्लेन किया है लेकिन ये वाला सीन कुछ ज्यादा ही ऑकवर्ड है, जिससे एक्सप्लेन करने में काफी ज्यादा अजीब महसूस हो रहा है, लेकिन फिर भी अब एक्सप्लेन तो करना पड़ेगा। तो अगर आप अपनी फैमिली के पास बैठे हैं तो या तो वॉल्यूम कम कर लें या फिर हैंड फ्री लगा लें। अपना खाना उस क्वीन को खिलाने के बाद पीछे वाली साइड पर जाता है तो वो देखता है कि उस क्वीन के ऊपर पहले से ही 3 बीटल्स चढ़े होते हैं। मिंग उन सभी को देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है मैं यहाँ पर इस क्वीन को खाना खिला रहा हूँ और ये क्वीन मेरा खाना खाने के लिए बैठी हुई है और इसी मौके का फायदा उठाकर ये बड़े बीटल मौके का फायदा उठा रहे हैं। लेकिन इन सभी को क्या पता आज इनके पास कोई भी मौका नहीं है, आज इन्हें ये करने का मौका नहीं मिलने वाला क्योंकि आज यहाँ पर इनके ग्रैंडफादर मिंग आ चुके हैं। के बाद मिंग भी क्वीन के ऊपर चढ़कर खड़ा हो जाता है और उन सभी को ललकारता है। सबसे पहले वो उन तीनों में से एक पर अटैक करता है और उसे नीचे फेंक देता है और उसके बाद बाकी 2 बचते हैं और वो दोनों साइज में काफी ज्यादा बड़े होते हैं कि मिंग वाला बीटल अभी काफी ज्यादा छोटा है। मिंग अपने बीटल से कहता है छोटे बीटल, ये बीटल्स इनका साइज तो देखो, मेरी वजह से तुम्हें कितना अच्छा मौका मिल रहा है क्योंकि मुझे तो लगता है जितना साइज तुम्हारा अभी है 10 साल बाद ही तुम्हें ये मौका मिलने वाला था ये सब कुछ करने का। तुम बहुत ज्यादा लकी हो कि मास्टर मिंग इस वक्त तुम्हारा साथ दे रहे हैं। मिंग फिर अपनी दोनों टांगों पर खड़ा हो जाता है और अपने हाथ से इशारा करते हुए उनको बुलाता है क्या और अटैक करो। एक बड़ा गोल्डन बीटल उड़ता हुआ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन मिंग नीचे की तरफ से उसे एक जबरदस्त पंच मारता है और उसे हवा में ऊपर की तरफ उड़ा देता है जिससे वो पीछे जाकर गिरता है और उसके बाद मिंग ऊपर की तरफ जंप करता है और बड़े ही एक्शन के साथ दूसरे वाले बीटल को किक मार के नीचे गिरा देता है और उसके बाद मिंग उस क्वीन के ऊपर अकेला खड़ा होता है। फिर खड़ा होकर कहता है तो तुम में से और कोई है जो यहाँ पर आकर ट्राई करना चाहता है, आज के लिए ये क्वीन सिर्फ मेरी है, तुम में से किसी को भी इसके साथ मेटिंग करने का मौका नहीं मिलेगा, तो जाओ किसी और दिन जाकर ट्राई करना। उसके बाद मिंग उसकी पीछे वाली साइड पे चला जाता है और कहता है चलो अब फाइनल स्टेप की बारी है। इसके बाद का तो कहानी वाले भी नहीं दिखाते लेकिन उसके बाद जो सीन दिखाया जाता है मिंग अपना सर पकड़कर बहुत ही परेशान सा होकर बैठा होता है। मिंग की हालत देखने में ऐसी लग रही है जैसे कि उसका मिशन फेल हो चुका है। मिंग मास्टर से कहती है मास्टर आपकी हालत ऐसी क्यों है, ये तो एक बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस था, आपको तो बहुत ज्यादा खुश होना चाहिए क्योंकि इस तरह का एक्सपीरियंस ज्यादातर इंसानों को नहीं मिलता, आपको एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिला है, आप जल्दी से खुश हो जाएं। मिंग उसे कहता है मिंग तुम एक स्पिरिट हो, तुम्हें इस बारे में नहीं पता, ऐसा कोई भी लड़का नहीं होगा जो कि इस चीज को एक्सपीरियंस करना चाहता होगा, तुम मुझे बताओ कि क्या कोई ऐसा लड़का होगा जो कि किसी कीड़े के साथ ऐसा करना चाहे। जान जान आगे बढ़ती है और मिंग से कहती है मिंग तुम्हें क्या हुआ, तो अपने गोल्डन बीटल को कंट्रोल करने के बाद उसे क्वीन के रूम में लेकर जाने वाले थे ताकि वहाँ पर जाकर मीटिंग कर सको, उससे बहुत सारे अंडे होंगे, इतनी ज्यादा परेशान क्यों लग रही हो, क्या तुम्हारा मिशन फेल हो गया। मिंग उसे कहता है नहीं मेरा मिशन फेल नहीं हुआ, मेरा
मेरा मिशन सक्सेसफुल रहा। मैंने क्वीन के साथ मीटिंग भी की और अब से वो जितने भी अंडे देगी उनके अंदर से जितने भी बच्चे निकलेंगे वो सारे के सारे मेरे कंट्रोल में होंगे। जान जान उसे कहती है ये तो बहुत ही अच्छी बात है, फिर तुम इतने ज्यादा परेशान क्यों हो, तुम्हें क्या हुआ। लिंग और भी ज्यादा रोनी शक्ल बना लेता है और उसे कहता है मैंने ये सोचा भी नहीं था, मेरा और उस डीमन बग का दोनों का ब्रेन जुड़े हुए हैं। मेरा गोल्डन बीटल वहाँ पर मीटिंग के दौरान जो कुछ भी फील कर रहा था वो सब कुछ मैं भी फील कर रहा था। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं इन सारी की सारी जादू को बुलाऊं कैसे। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए। जीहान, जैनमिंग और जान जान तीनों ही उसकी बात सुनने के बाद उसके दुख में बराबर के शरीक होते हैं। मिंग उनसे कहता है मेरा काम वहाँ पर पूरा हो चुका है, आज ही वो क्वीन बहुत सारे अंडे देगी और वो अंडे 7 दिन के बाद हैच हो जाएंगे और उनके अंदर से लार्वा निकलेंगे। ये लार्वा बहुत ही जल्दी बड़े हो जाते हैं, यानी कि 7 दिन के बाद हमारे पास अपनी डीमन इंसेक्ट्स की आर्मी होगी। तो यहीं पर नेक्स्ट सीन हमारा 7 दिन के बाद का दिखाया जाता है। 7 दिन के बाद बहुत सारे गोल्डन बीटल्स निकल आते हैं और ये सारे के सारे मिंग के बच्चे हैं और वो सारे के सारे मिंग के सामने आर्मी के सोल्जर्स की तरह कतारें लगाकर खड़े होते हैं। जैन मिंग उन सभी को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है और कहती है ये तो बहुत ही अच्छा हो गया, सिर्फ 7 दिन में हमारे पास तो पूरी एक आर्मी आ गई, हमारे पास तो हजारों लाखों बीटल्स हैं। मिंग से कहती है तुम्हें बस 1-2 बार और ये काम करना है और उसके बाद हमारे पास बहुत सारे इस तरह के गोल्डन बीटल्स हो जाएंगे, बहुत ही जल्दी तुम इस छोटी दुनिया के ऊपर कब्जा कर लोगे। मिंग उसे कहता है नहीं ऐसा नहीं होने वाला और ऐसा तो मैं दोबारा बिल्कुल भी नहीं करूंगा, और ऊपर से रही बात पूरी छोटी दुनिया पर कब्जा करने की तो ये पॉसिबल नहीं है, चाहे मेरे पास कितने ही डीमन बीटल्स क्यों ना हो, सारी बहुत ज्यादा वीक है। डीमन इंसेक्ट जो कि गॉड लेवल का होगा वो इन सभी को एक ही बार में मार सकता है, मेरे किसी भी काम नहीं आएंगे। अगर इस छोटी दुनिया के ऊपर कब्जा करना है तो कोई और प्लान सोचना होगा। यहाँ पर जान जान मिंग को छोटी दुनिया के बारे में बताती है, डीमन इंसेक्ट्स ने इस छोटी दुनिया के ऊपर कब्जा कैसे किया। यहाँ पर ये लंबी चौड़ी बातें करती है, कोई दूसरी दुनिया के बारे में और बड़ी दुनियाओं के बारे में, और यहाँ पर वो उसे बताती है बिग बैंग की थ्योरी शायद इसी तरह का कुछ। वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था और दूसरी दुनिया से जितने भी डीमन बीटल्स थे वो सारे के सारे अपनी दुनिया के तबाह होने के बाद यहाँ पर आ गए छोटी दुनिया के अंदर, और यहाँ पर आने के बाद इन्होंने कब्जा कर लिया। हमारे जिनजैंग सेक्टर वालों को यहाँ से विड्रॉ करना पड़ा, तो बाहर से ये दुनिया तो हमारी है, जिनजैंग सेक्टर वालों की है, लेकिन अंदर से डीमंस ने इसके ऊपर कब्जा किया हुआ है, इन सारे डीमन इंसेक्ट्स ने। मिंग उसे कहता है तो तुम्हारे कहने का मतलब है बाहर से ये हमारे जिनजैंग सेक्टर की प्रॉपर्टी है, लेकिन अंदर से ये सारे की सारी दुनिया सारे डीमन इंसेक्ट्स के हवाले है, तो भी इन डीमन इंसेक्ट्स को अपने काबू में कर लेगा, ये छोटी दुनिया उसकी हो जाएगी। मिंग कहता है चलो छोड़ो इन सारी बकवास बातों को, इन सभी को बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम अपना मिशन पूरा करते हैं। वो अपने सारे के सारे डीमन बीटल्स को कंट्रोल करते हुए उन्हें मैसेज देता है। वो उनसे कहता है जाओ और जाकर पूरी छोटी दुनिया में फैल जाओ और जहाँ से तुम्हें जो भी खजाना मिले वो उठाकर ले आना, और साथ में जितने भी डीमन इंसेक्ट्स के अंडे मिलेंगे वो भी उठाकर मेरे पास वापस ले आओ। अगर रास्ते में तुम्हें ट्रेजर हंटिंग माउस मिले तो उसे भी ले आना। ऑर्डर्स को सुनते ही वो सारे के सारे डीमन बीटल्स वहाँ से गायब हो जाते हैं। जीहान कहता है हमारे पास तो बहुत सारे डीमन बीटल्स हैं, अगर ये सारे एक एक अंडा भी वापस लेकर आए तो हम लोग तो बहुत ही जल्दी अमीर होने वाले हैं। जैन मिंग भी काफी ज्यादा खुश होती है और वो जान जान से कहती है हमारे पास अब बहुत सारे सोल्जर्स हैं, इतनी ज्यादा हेल्प के साथ हम बहुत ही जल्दी उस ट्रेजर हंटिंग माउस को ढूंढ लेंगे, तुम्हारे छोटे भाई को जेल से आजाद करवा लेंगे। जान जान भी खुश होती है और कहती है उम्मीद करते हैं कि सब कुछ अच्छा रहे। मिंग उनसे कहता है अब जबकि हमारे पास काफी टाइम है और हमारा काम भी हो रहा है तो हम लोग यहीं पर बैठकर अपने आप को ट्रेन करते हैं, मैं भी जो करना है वो कर लो। मिंग वहीं पर बैठ जाता है। अपने स्पिरिचुअल सी के अंदर जाने के बाद ड्रैगन एलिफेंट ब्लड के बाकी के जितने भी ड्राफ्ट्स होते हैं उन सभी को रिफाइन करने की कोशिश करता है, और उनको रिफाइन करने के बाद अब मिंग के पास 1.6 मिलियन कैटीज की पावर आ चुकी है और अब वो इस तलवार को आसानी से उठा सकता है। ये वही तलवार है जो वो खरीद कर लाया था, जानटियान के लोहे वाली। मिंग कहता है अब मैं इस तलवार को आसानी से उठा सकता हूँ, लगता है कि अब मुझे व्हाइट एम्परर की तलवारबाजी की टेक्निक को सीखने की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। आधी कहानी सुनाने वाला कहता है मिंग वहाँ पर बैठा प्रैक्टिस कर रहा था और इसी दौरान वो सारे के सारे डीमन बीटल्स रोजाना वहाँ पर आते और अपने पास कुछ न कुछ लेकर आते, इससे कोई भी खाली हाथ वापस नहीं आता था। मिंग के पास तो अंडू का एक भंडार लगा हुआ था, सब कुछ बहुत ही अच्छे से चल रहा था, लेकिन एक दिन अचानक एक डीमन बीटल की तरफ दिखाते हैं जो कि अपने मुंह में एक अंडा उठाकर वापस आ रहा होता है कि वहीं पर वो एक लड़के के पाँव के साथ टकरा जाता है। वो लड़का उस बीटल की तरफ देखते ही बहुत सा हैरान हो जाता है क्योंकि वो उसको पहचानता है। वो कहता है ये तो माउंटेन मूविंग गोल्डन बीटल है। उस लड़के के साथ एक और लड़का भी होता है, ये दोनों ही लड़के कंट्रोल सेक्टर से आए हैं। का दूसरा साथी उसे कहता है ये तो वाकई में गोल्डन बीटल है, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ हमें ये गोल्डन बीटल मिल गया है, हम अगर इसे अच्छे से ट्रेन करेंगे और इसे कंट्रोल करेंगे तो ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा काम आ सकता है। मैंने सुना है कि ये 10,000 किलोग्राम तक वजन को उठा सकता है। उसका साथी उसे कहता है चलो भाई ठीक है, इसे पकड़कर ट्रेन करते हैं, और वो अपनी पावर्स को यूज करते हुए उसे पकड़ लेता है। लड़का उसे अपने हाथ में पकड़ने के बाद कहता है हाँ ये वाकई में गोल्डन बीटल है, मैंने तो सुना था कि ये हजारों साल पहले लुप्त हो चुके हैं, लेकिन हमें यहाँ पर एक गोल्डन बीटल मिल गया, अगर एक है तो यहाँ पर और भी ज्यादा होंगे। मुझे लगता है कि हमारी ट्रिप यहाँ पर बिल्कुल भी वेस्ट नहीं है, हम लोगों ने यहाँ पर आने का फैसला बिल्कुल ठीक किया था। यहाँ पर तो बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं, अगर हम लोग सारे डीमन बीटल्स को यहाँ से पकड़कर ले जाएंगे तो हमें बहुत ज्यादा इनाम मिलेगा। उस बीटल को हाथ में पकड़कर ही खड़ा होता है कि उसे पता चल जाता है कि इसकी बॉडी के अंदर एक अरे फॉर्मेशन है। वो हैरान
होता है और कहता है इसकी बॉडी के अंदर एक रे फॉर्मेशन है, इसको तो कोई कंट्रोल कर रहा है, इसका कोई मास्टर है। इसका साथियों से कहता है तो इस बात से क्या फर्क पड़ता है, तुम्हें पता है कि हम लोग बग कंट्रोल सेक्टर से हैं और हमारे पास इन इंसेक्ट्स को कंट्रोल करने के सबसे अच्छे तरीके हैं। हम अपने मेथड को यूज करते हुए इसकी जो फॉर्मेशन है जिससे इसको मास्टर इसको कंट्रोल कर रहा है उसको तोड़ देते हैं और इसको खुद कंट्रोल करते हैं। इसको फॉलो करते हुए इसके घोंसले तक जाते हैं और बाकी के सारे डीमन बीटल्स को भी कंट्रोल करेंगे। जब हमारे पास बहुत ज्यादा डीमन बीटल्स हो जाएंगे तो अगर इसका मास्टर यहाँ पर आ भी गया, इन डीमन बीटल्स को यूज करते हुए इसके मास्टर को मार डालेंगे। उसका साथियों से कहता है चलो ठीक है, पहले इसके स्पेल को तोड़ते हैं और वो अपनी पावर्स को यूज करते हुए बॉडी के अंदर अपनी की पावर को इंसर्ट करता है। जैसे ही वो कनेक्शन टूटता है उसी वक्त मिंग को भी पता चलता है। अनजान उसे कहती है क्या हुआ। मिंग उसे कहता है मेरे एक डीमन बीटल के ऊपर किसी ने अटैक किया है, मुझे नहीं पता कि वो कौन है, लेकिन उसने उसकी बॉडी के अंदर जो मेरा स्पेल था उसको डिसेबल कर दिया है। मिंग काफी ज्यादा गुस्से में होता है और जल्दी से वहाँ से उड़ जाता है और कहता है मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर वो लोग कौन है जिन्होंने मेरे स्पेल को तोड़ा है। और यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 202 का एंड करने वाले हैं। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। रिवेंज सीकर की एपिसोड 203 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था मिंग को पता चलता है कि उसके एक गोल्डन बीटल को किसी ने पकड़ लिया है और उसके अंदर जो फॉर्मेशन अरे थी उसको भी तोड़ दिया है। मिंग कहता है अब यहाँ पर ये चोर कौन आ गया जिसने मुझे ही लूटने की कोशिश की है, चलो चल के देखते हैं। मिंग शू करके वहाँ से उड़ जाता है उन्हीं लोगों के पास, के बाकी के तीनों भी उसके पीछे पीछे ही उड़ जाते हैं और कहते हैं चलो हम लोग भी चल के देखते हैं। तो यहीं पर उन लोगों का सीन दिखाते हैं। वो लड़का अपनी पावर्स को यूज करते हुए गोल्डन बीटल के अंदर से फॉर्मेशन को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपनी ज्यादा पावर को लगा देता है जिसकी वजह से वो गोल्डन बीटल बेचारा मर जाता है। वो लड़का अपने दूसरे साथी से कहता है इसकी बॉडी के अंदर जो स्पेल डाला गया था वो बहुत ही पावरफुल था और उसी स्पेल को तोड़ते हुए लगता है कि मैंने अपनी स्ट्रेंथ को कुछ ज्यादा ही यूज कर दिया जिसकी वजह से ये बेचारा अंदर से जल गया है। हम लोग क्या करें, ये बेचारा तो मर गया। दूसरे लड़के के पास बहुत सारी बीज होती है, वो भी उन सारी बीज को कंट्रोल करते हुए पूरे एरिया को स्कैन करता है और अपने दोस्त से कहता है परेशान होने की जरूरत नहीं है, जब तुम इसको कंट्रोल कर रहे थे तभी मैंने अपनी बीज को एरिया को स्कैन करने के लिए भेजा था। तो इन्होंने बताया कि आसपास बहुत सारे गोल्डन बीटल्स हैं, तो जल्दी से पहले उन सभी गोल्डन बीटल्स को पकड़ लेते हैं और उसके बाद देखेंगे कि इन सभी को कैसे कंट्रोल करना है। एक बार वो अपनी एक स्पेशल टेक्निक को यूज करता है जिसका नाम बग अट्रैक्शन टेक्निक होता है, यानी कीड़े मकोड़ों को खींचने वाली टेक्निक। आसपास से बहुत सारे इंसेक्ट्स को अपनी तरफ खींच रहा होता है, जबकि उसी वक्त आसमान से एक बड़ा सा थंडर ड्रैगन उनके ऊपर अटैक करने के लिए नीचे उतरता है। तो स्टूडेंट का दूसरा साथी ड्रैगन को ऊपर से आते हुए देख लेता है। वो जल्दी से अपने पास से जेड बीज को निकालता है। ये सारे के सारे इंसेक्ट्स हैं जिन्हें ये कंट्रोल कर रहे हैं और वो सारी जेड बीज सामने जाकर एक बड़ी सी शील्ड बना देती है। इनका वो थंडर ड्रैगन उस शील्ड के साथ टकराता है। इनका थंडर ड्रैगन भी काफी ज्यादा पावरफुल होता है, वो शील्ड के साथ टकराता है तो बहुत सारी बीज मर जाती हैं और इस बात से वो दोनों लड़के भी काफी हैरान होते हैं। मिंग और उसके सारे साथी वहीं पर उतर आते हैं। मिंग उनकी तरफ देखता है और बिमिंग से कहता है बिमिंग मुझे लगता है कि ये लोग भी इंसेक्ट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। अभी अभी इन्होंने कीड़ों को यूज करते हुए एक बड़ी सी शील्ड बनाई थी और मैं थंडर ड्रैगन से अपने आप को बचा लिया। बिमिंग मास्टर से कहती है हाँ मास्टर, मुझे लगता है कि इनके पास भी इस तरह की कोई स्पेशल टेक्निक है जिससे ये इन कीड़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन इनके लेवल ज्यादा हाई नहीं है, ये तो सिर्फ अपनी मार्शल आर्ट्स के मास्टर राम में है, यानी आपके लेवल के बराबर है। वो दोनों ही लड़के उनको देखकर खुश हो जाते हैं और कहते हैं लगता है कि यहाँ पर इस कीड़े को कंट्रोल करने वाला मास्टर आ चुका है। का दूसरा साथी उसे कहता है सिर्फ मास्टर ही यहाँ पर नहीं आया बल्कि इसके साथ तो कुछ खूबसूरत लड़कियाँ भी हैं। चलो ये तो बहुत ही अच्छा हो गया, आज हमें यहाँ पर गोल्डन बीटल्स भी मिलेंगे और साथ ही हमें लड़कियाँ भी मिली हैं जिनके साथ हम लोग बाद में मजा करेंगे। जान जान गुस्से के साथ उनसे कहती है तुम सभी लोग, जबकि मैं एक मार्शल आर्ट्स की ग्रैंड मास्टर हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने इस तरह एटीट्यूड से बात करने की, लगता है कि तुम्हें अपनी जान की जरा भी परवाह नहीं। वो लड़के जान जान की बात सुनने के बाद हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं तुम्हें क्या लगता है कि हम लोग कुछ ज्यादा ही एटीट्यूड दिखा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, हम लोग एरोगेंट नहीं है, हमने तुम्हें देखते ही पहचान लिया था कि तुम में से 2 मार्शल आर्ट्स के ग्रैंड मास्टर हैं जबकि 2 मार्शल आर्ट्स के मास्टर हैं, लेकिन हम लोग इतने ज्यादा एरोगेंट इसलिए हैं क्योंकि तुमसे पहले हमने बहुत सारे मार्शल आर्ट्स के ग्रैंड मास्टर्स को मारा है, तुम लोग तो हमारे सामने कुछ भी नहीं हो। और साथ ही वो लड़का अपने पास से फिर से अपनी जेड बीज को यूज करता है और कहता है जाओ और इनको मार डालो। वो सारी जेड बीज पॉइजन वाली होती है, वो उनसे कहता है जाओ जाकर इन सभी को पॉइजन वाला डंग मारो ताकि ये सभी लोग मर जाएं। और साथ ही वो अपनी बीज से कहता है लेकिन इस लड़की को छोड़ देना क्योंकि ये लड़की मैं अपने लिए रखने वाला हूँ। शीहान जल्दी से अपने जिनजैंग बैरियर को एक्टिवेट करता है और सामने एक बड़ा सा बैरियर बनाता है, लेकिन वो सारी की सारी मधुमक्खियां काफी ज्यादा पावरफुल होती हैं और उसके बैरियर के अंदर आकर सुराख करना शुरू कर देती हैं। शीहान कहता है ये सारी जेड बीज ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, अगर कोई 1-2 बी होती जो कि इसकी शील्ड के अंदर सुराख कर रही होती तो फिर भी कोई बात होती, लेकिन ये तो सारी की सारी इस
शील्ड के अंदर सुराख कर रही है और बहुत ही जल्दी शील्ड को तोड़कर अंदर आ जाएंगी। मिंग इस बात से काफी ज्यादा खुश होता है कि वो लोग भी मिंग की तरह इंसेक्ट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। मिंग कहता है ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, चलो ठीक है, अगर हम लोग जहाँ पर इंसेक्ट्स को कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं तो फिर ठीक है, इंसेक्ट्स के साथ ही फाइट करते हैं। मिंग भी अपने गोल्डन बीटल्स को जमीन के अंदर से बाहर निकालता है। वो सारे गोल्डन बीटल्स बड़ी स्पीड के साथ उन बीज के ऊपर अटैक करते हैं। गोल्डन बीटल क्योंकि ज्यादा पावरफुल होते हैं और जो 10,000 किलोग्राम तक वजन को उठा सकते हैं, वो छोटी मधुमक्खियां तो इनके सामने कुछ भी नहीं है। इनके सारे गोल्डन बीटल्स बीज के ऊपर अटैक करते हैं, जबकि वो बीज अपने पॉइजन वाले डंक उनको मारने की कोशिश करती हैं, लेकिन उनके डंक भी टूट जाते हैं क्योंकि गोल्डन बीटल्स के कवच भी काफी ज्यादा मजबूत हैं। इस बात से तो वो दोनों लड़के बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं क्योंकि उनके पास सिर्फ ये बीज ही हैं जिनको वो कंट्रोल कर रहे हैं। इन्हीं के दम पर वो बहुत ज्यादा एरोगेंट थे, लेकिन अब जबकि उन्हें पता चल चुका है कि उनकी बीज यहाँ पर काम नहीं आ रही, वो उनकी जान नहीं बचा सकती क्योंकि मिंग के पास गोल्डन बीटल्स हैं जो कि काफी ज्यादा पावरफुल हैं। एक साथी दूसरे से कहता है मुझे नहीं लगता कि हम लोग इनका मुकाबला कर पाएंगे, चलो जल्दी से यहाँ से निकलते हैं, ना ये तो हमें मार डालेंगे। जान जान जल्दी से जंप करते हुए अपनी तलवार निकालती है और कहती है तुम लोग यहाँ से नहीं भाग सकते। जान जान जिस लड़के पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, वो लड़का जल्दी से अपनी मधुमक्खियों को वापस बुलाता है और कहता है मेरे सामने आओ और आकर शील्ड बनाओ, मुझे प्रोटेक्ट करो। लेकिन मिंग अपने गोल्डन बीटल्स को यूज करते हुए उसकी शील्ड को तोड़ देता है और उसी वक्त जान जान आगे बढ़ती है और अपनी तलवार से उसके ऊपर अटैक करती है और उस लड़के को मार देती है। जान जान उसे मारने के बाद कहती है तुम तो बहुत ही ज्यादा कमजोर निकले, इन सारी किलर बीज के अलावा हमारे पास कोई भी स्पेशल टेक्निक नहीं है अपने आप को बचाने के लिए। जबकि दूसरा लड़का वहीं पर घुटने टेक कर बैठ जाता है और उनसे माफी की भीख मांगता है। वो उनसे कहता है प्लीज ब्रदर एंड सिस्टर मुझे छोड़ दो, मुझे पता है कि हम लोग बहुत ज्यादा एरोगेंट थे, लेकिन मुझे मारना मत। जैन मिंग चिल्लाकर उसे कहती है अब तुम हमसे माफी की भीख मांग रहे हो, हमें पता है कि अगर हम लोग तुमसे ज्यादा कमजोर होते तो अभी तक तो तुम हमें टॉर्चर कर रहे होते या फिर हमारे साथ कुछ बुरा कर रहे होते, हम लोग तुम्हें नहीं छोड़ सकते। जैन मिंग जान जान से कहती है सिस्टर जल्दी से आगे बढ़ो और इसे मार डालो, मैं नहीं चाहती कि इसे जिंदा छोड़ा जाए क्योंकि ये लड़कियों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अपनी जान बचाने के लिए उन्हें कहता है मैं तुम्हें एक सीक्रेट की बात बता सकता हूँ अगर तुम मुझे जिंदा छोड़ दो। एक बहुत ही सीक्रेट बात है जो कि इस छोटी दुनिया के बारे में है, जो कि सिर्फ हमारे सेक्टर वालों को पता है और किसी को नहीं पता। मिंग उसे कहता है चलो ठीक है बताओ वो सीक्रेट कौन सा है। वो लड़का कहता है हमारे सेक्टर का एक मार्शल गार्ड एक बार यहाँ पर इस छोटी दुनिया के अंदर आया था और यहाँ पर आने के बाद उसे पता चला ये सारे के सारे डीमन गॉड इंसेक्ट जो यहाँ पर आकर अपना बसेरा जमाए हुए हैं, सभी लोग एक खास वजह से यहाँ पर हैं। यहाँ पर इस छोटी दुनिया के नीचे ग्राउंड के नीचे एक बहुत ही स्पेशल क्रिस्टल है जो कि यहाँ पर छुपा हुआ है। वो सारे के सारे इंसेक्ट्स भी उस मैजिक क्रिस्टल के लिए यहाँ पर हैं। मिंग और शीहैन उसकी बात सुन के बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। मिंग उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है। मिंग कहता है स्पिरिचुअल स्टोन्स को 9 लेवल में तकसीम किया जाता है, यानी कि इनके टोटल 9 लेवल्स होते हैं, लेकिन इन 9 लेवल्स के अलावा भी स्पेशल क्रिस्टल्स होते हैं जिनको मैजिक क्रिस्टल्स कहा जाता है। जिस तरह ये लड़का कह रहा है कि यहाँ जमीन के नीचे एक मैजिक क्रिस्टल है तो इसका मतलब वो बहुत ज्यादा कीमती हो सकता है और ऊपर से उसके अंदर बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी होती है, इसीलिए तो एक मार्शल गार्ड के लिए भी वो बहुत ज्यादा खास है। मिंग उस लड़के से कहता है क्या तुम्हें उस मैजिक क्रिस्टल की लोकेशन के बारे में पता है कि वो कहाँ पर मिलेगा। वो लड़का कहता है मुझे लोकेशन के बारे में तो नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि वो क्रिस्टल यहीं पर है, इसी ग्राउंड के नीचे है। इसी वजह से तो इस छोटी दुनिया के अंदर इतने सारे डीमन इंसेक्ट्स हैं और वो यहाँ से जा भी नहीं रहे। मुझे पता है कि वो लोग भी उस मैजिक क्रिस्टल को ढूंढ रहे हैं, इसीलिए तो हमारे एल्डर्स ने हमें यहाँ पर भेजा था ताकि हम यहाँ पर जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा डीमन इंसेक्ट्स को कंट्रोल करें और उनको यूज करते हुए उस मैजिक क्रिस्टल को ढूंढने की कोशिश करें। वो लड़का जब उनको सारी बात बता देता है उसी वक्त जान जान आगे बढ़ती है और अपनी तलवार को घुमाते हुए उस लड़के को भी मार देती है। जान जान मिंग से कहती है ऐसा कि इस लड़के ने कहा है कि वो सारे के सारे डीमन इंसेक्ट्स उस मैजिक क्रिस्टल को ढूंढ रहे हैं, पिछले कई सालों से अगर वो उसको नहीं ढूंढ पाए तो हम लोग उसे कैसे ढूंढ सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि हमें उस मैजिक क्रिस्टल के बारे में फिलहाल सोचना चाहिए। मिंग उसे कहता हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, उस मैजिक क्रिस्टल के बारे में सोचने से तो अच्छा है जहाँ पर जो ट्रेजर्स आसानी से मिल सकते हैं उन सारे ट्रेजर्स को इकट्ठा करते हैं। मिंग अपने पास से 2 रिंग्स निकालता है और जैन मिंग और शीहैन से कहता है इन दोनों रिंग्स के अंदर बहुत सारे ट्रेजर्स हैं और बहुत सारे डीमन इंसेक्ट्स के अंडे हैं और ये दोनों रिंग्स तुम दोनों की हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों यहाँ से वापस चले जाओ, हम दोनों भी तुम्हारे पीछे पीछे ही आएंगे, लेकिन अपना काम खत्म करने के बाद, क्योंकि मुझे अभी यहाँ पर जान जान की हेल्प भी करनी है उस ट्रेजर हंटिंग माउस को ढूंढने में। जैन मिंग उसे कहती है इस रिंग के अंदर 40 मिलियन मार्शल कॉइन्स के अंडे हैं, हम वो नहीं ले सकते, ये सारे की सारी तो तुम्हारी मेहनत है, तुमने उन सारे इंसेक्ट्स को कंट्रोल करके इन सारे एग्स को इकट्ठा किया है, हम इसे कैसे ले सकते हैं। शीहैन भी उसे कहता है हाँ ये सारे तो तुम्हारे हैं, हम ये नहीं ले सकते। मिंग उन दोनों रिंग्स को उनकी तरफ फेंकता और कहता अब नखरे मत करो, जल्दी से ले लो, भी मैंने यहाँ पर कौन सा कुछ खास काम किया है, ये सारे के सारे अंडे तो सारे डीमन बीटल्स लेकर आए थे। फिर वो दोनों ही बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम बहुत ही अच्छे हो, हमने तो ऐसा सोचा भी नहीं था कि यहाँ पर आकर हमें 40 मिलियन मार्शल कॉइन्स के ट्रेजर्स मिल जाएंगे। चलो ठीक है हम लोग वापस चलते हैं, लेकिन तुम लोग यहाँ पर अपना बहुत सा ख्याल रखना, शायद यहाँ पर कोई और भी हो जिससे तुम्हारा सामना हो। उस ट्रेजर हंटिंग माउस को ढूंढकर जल्दी वापस आना। और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद जान जान मिंग के सामने झुकते हुए कहती है जी मिंग तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने हर
बार मेरी बहुत ज्यादा हेल्प की है और अगर इस बार तुम ट्रेजर हंटिंग माउस को ढूंढ देते हो तो इस मदद को मैं कभी भी नहीं भूलूंगी। मिंग आगे बढ़ता है और उसे कहता है तुम्हें मुझसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। हम दोनों एक दूसरे को काफी लंबे अरसे से जानते हैं। हम दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। तो अब जल्दी से मुझे उस ट्रेजर हंटिंग माउस के अपीयरेंस के बारे में बताओ कि वो कैसा दिखता है ताकि मैं अपने गोल्डन बीटल्स को भेज सकूं उन्हें ढूंढने के लिए। एंजन उससे ट्रेजर हंटिंग माउस के बारे में बताती है कि वो बिल्कुल एक चूहे की तरह ही दिखता है। उसके कान थोड़े थोड़े गोल्डन कलर के होते हैं और उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। वो बिजली की तेजी से भागता है। उसे जरा सी आवाज आने की देर है और वो शू करके भाग जाएगा। मिंग उसे कहता है चलो ठीक है, इतनी इन्फॉर्मेशन काफी है। मैंने अपने गोल्डन बीटल्स को उसके हुलिये के बारे में बता दिया है। वो अपने सारे के सारे गोल्डन बीटल्स को ट्रेजर हंटिंग माउस को ढूंढने के लिए लगा देता है। फिर मिंग वहीं पर बैठ जाता है और कहता है चलो जब तक वो सारे के सारे खबर लेकर आते हैं ट्रेजर हंटिंग माउस के बारे में, हम लोग यहीं पर बैठकर अपने आप को कल्टीवेट करते हैं। जान भी उसके पास ही बैठ जाती है और कहती है चलो ठीक है। थोड़ी देर वहाँ पर बैठने के बाद जान मिंग से पूछती है मिंग लेंसू के बारे में क्या तुम्हारे पास कोई न्यूज है? यहाँ पर काफी दिनों के बाद फिर से लेंसू का नाम आया है। मिंग उसकी बात सुनने के बाद थोड़ा सा उदास हो जाता है। वो उसे कहता है हाँ मैंने कुछ सुना है। लेंसू जांटियान होली लैंड की एक बड़ी दुनिया के अंदर भाग कर चली गई है पोर्टल के रास्ते से, लेकिन वो वहाँ से खुद से वापस नहीं आ सकती जब तक कि वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो कि एक पोर्टल को ओपन कर सके। लेकिन इस वक्त जिस हालत में मैं हूँ मेरी कल्टीवेशन भी इतनी हाई नहीं है और न ही मेरे पास इतने ज्यादा रिसोर्सेज हैं, इसलिए मैं वहाँ पर जाकर उसकी कोई भी हेल्प नहीं कर सकता। जान मिंग से कहती है मैंने कुछ दिन पहले ये बात सुनी थी, रोजविंज डायनेस्टी के एम्परर जांटियान होली लैंड के ऊपर अटैक करने का सोच रहे हैं। बहुत ही जल्दी वो अपनी आर्मी के साथ एक फुल स्केल अटैक करने वाले हैं। मिंग उसकी बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है तुम्हारे इस बात का क्या मतलब है? क्या वो लेंसू की वजह से अटैक करने वाले हैं? क्योंकि लेंसू उनके बेटे यानी कि प्रिंस टाई शेंग की मंगेतर थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि एम्परर ने इसी वजह से ये ऐलान किया हो कि वो जंग करने वाले हैं जांटियान होली लैंड वालों से ताकि वो लेंसू को वहाँ से वापस ला सके। और यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 203 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट कर किस रूप बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। रिवेंज सीकर के एपिसोड 204 के साथ हाजिर हूँ। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था जान और मिंग दोनों वहीं पर कल्टीवेट करने के लिए बैठी होती हैं, जबकि वो अपने सारे डीमन बीटल्स को बेच देती हैं ट्रेजर हंटिंग माउस को ढूंढने के लिए। जान वहीं पर बैठे बैठे लेंसू का किस्सा छेड़ देती है और मिंग से पूछती है कि लेंसू कैसी है। मिंग उसे कहता है, मिंग उसे बताता है कि वो जांटियान होली लैंड के एक बड़ी दुनिया के अंदर चली गई है एक बैरियर को पार करते हुए, लेकिन मेरे पास अभी इतनी स्ट्रेंथ और रिसोर्सेज नहीं है कि मैं वहाँ पर जाकर उसको बचा सकूँ। जान उसे कहती है कुछ दिन पहले मैंने एक बात सुनी थी, मैंने सुना है कि रोजविंज डायनेस्टी के एम्परर अपनी आर्मी को लेकर जांटियान होली लैंड के ऊपर अटैक करने वाले हैं। मिंग ये बात सुनते ही बहुत हैरान होता है और उसे कहता है तो तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? क्या वो लेंसू की वजह से ये सब कुछ कर रहे हैं? जान उसे कहती है नहीं, एक डायनेस्टी का होली लैंड के ऊपर अटैक करना ये एक बहुत बड़ा इवेंट है और कोई भी सिर्फ अपनी क्राउन प्रिंसेस के लिए इतना बड़ा मूव नहीं चलेगा कि अगर वो जांटियान होली लैंड के ऊपर अटैक करेंगे तो जांटियान होली लैंड में हमारे किंग लॉन्ग एम्परर भी हैं, इस बात को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसलिए सिर्फ लेंसू के लिए इतना बड़ा मूव चलना ये तो बहुत ही बड़ी बेवकूफी होगी। मुझे नहीं लगता कि एम्परर सिर्फ लेंसू के लिए सब कुछ कर रहे हैं। मैंने सुना है कि वो बहुत अरसा पहले से जांटियान होली लैंड के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने भी जांटियान होली लैंड की उस बड़ी दुनिया के बारे में सुना हुआ है क्योंकि जांटियान होली लैंड के साथ जुड़ी हुई है। रोजविंज डायनेस्टी के एम्परर कब से उसके ऊपर कब्जा करना चाहते थे। मुझे लगता है कि अब उन्होंने अपनी तैयारी को मुकम्मल कर लिया है। मिंग उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है जांटियान होली लैंड की उस बड़ी दुनिया के अंदर मैं बैरियर को तोड़कर तो नहीं जा सकता क्योंकि मेरे पास फॉर्मेशन को बनाने के लिए इतनी ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है। लेकिन जब रोजविंज डायनेस्टी की आर्मी यहाँ पर अटैक करने के लिए आएगी मैं भी जीवू जी की अपीयरेंस लेने के बाद उनका एक सोल्जर बनकर उनकी आर्मी को ज्वाइन करूंगा और उनके साथ ही जांटियान होली लैंड की बड़ी दुनिया के अंदर चला जाऊंगा और जैसे मुझे लेंसू मिलेगी मैं वहाँ से उसे लेकर भाग आऊंगा। मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा मौका साबित होगा। नेक्स्ट सीन 1 महीने के बाद का दिखाया जाता है। वो लोग अभी भी वहीं पर बैठकर कल्टीवेट कर रहे हैं, लेकिन 1 महीने के बाद भी उन्हें कोई भी न्यूज नहीं मिली ट्रेजर हंटिंग माउस के बारे में। जान बेचारे की हालत काफी खराब होती है। वो इस बारे में सोच रहे होते हैं कि पूरे 1 महीने से यहाँ पर हजारों लाखों माउंटेन मूविंग बीटल्स हैं जो कि हर रोज आसपास जाते हैं और जाकर सर्च करते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी इस न्यूज को लेकर नहीं आया। किसी ने भी उस ट्रेजर हंटिंग माउस को नहीं देखा। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे भाई को वाकई में सैक्रिफाइस देना पड़ेगा, मेरे भाई को फांसी चढ़ा दिया जाएगा अगर वो ट्रेजर हंटिंग माउस नहीं मिला तो। मिंग से कहता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, अभी भी काफी ज्यादा टाइम बाकी है छोटी दुनिया के बंद होने में। इस छोटी दुनिया के क्लोज होने से पहले हम लोग उस ट्रेजर हंटिंग माउस को ढूंढ लेंगे। उसी वक्त मिंग को एक सिग्नल मिलता है। मिंग काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है हमने ट्रेजर हंटिंग माउस को ढूंढ लिया। जान भी खुश हो जाती है और कहती है क्या वाकई में? मिंग उसे कहता है हाँ बिल्कुल हमने उसे ढूंढ लिया, मेरा बीटल बता रहा है कि उसने उसे देख लिया है। इस साथ ही मिंग अंदर से सोच रहा होता है चलो शुक्र है हमने उसको ढूंढ ही लिया। पिछले 1 महीने से मैंने सारे के सारे बीटल्स को सिर्फ ट्रेजर हंटिंग माउस को ढूंढने पर लगाया हुआ है, इससे मुझे मिलियन मार्शल कॉइंस का नुकसान हो गया। तो शुक्र है मुझे कम से कम ट्रेजर हंटिंग माउस तो मिल गया, मैंने इसकी हेल्प कर दी, अब ये यहाँ से चली जाएगी। मिंग उसका हाथ पकड़ता है और कहता है चलो मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें वहाँ पर लेकर चलता हूँ और उस ट्रेजर हंटिंग माउस को पकड़ लेते हैं। नेक्स्ट सीन उस ट्रेजर हंटिंग माउस का दिखाया जाता है
जिससे एक दरख्त के साथ रस्सी के साथ बांधा गया होता है। वो बेचारा वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसका पाँव उसके साथ बंधा होता है रस्सी के साथ। मिंग और जान दोनों वहाँ पर लैंड करते हैं। तो ट्रेजर हंटिंग माउस जान को वहाँ पर देखते ही बहुत ज्यादा खुश रहता है। जान आगे बढ़ती है और उसकी रस्सी को काट देती है और उसको उठा लेती है। अब तो वो ट्रेजर हंटिंग माउस भी यहाँ से भागना नहीं चाहता, जैसे कि उस बेचारे पर बहुत ज्यादा जुल्म हुआ है। जान उसे उठा लेती है और कहती है, छोटे डीमन कहेंगे, तुम्हारी वजह से मुझे और मेरे भाई को बहुत ज्यादा मुसीबत झेलना पड़ी है। चलो अब तुम्हें वापस ले जाने की वक्त है। उसी वक्त वहाँ पर एक और मास्टर आ जाता है। वो उनसे कहता है, ये ट्रेजर हंटिंग माउस मेरा है, मैंने इसे पकड़ा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे माउस को हाथ लगाने की? जल्दी से इसे नीचे छोड़ दो। जान उसे कहती है, तुम कौन हो? तुम्हें पता नहीं कि ट्रेजर हंटिंग माउस पूरी दुनिया में सिर्फ जिनजैंग सेक्टर वालों के पास है और ये हमारी प्रॉपर्टी है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारे कहने पर मैं इसको छोड़ दूंगी? वो मास्टर जान से कहता है, तुम मुझे कैसे कह सकती हो कि जिनजैंग सेक्टर की ये प्रॉपर्टी है? मैंने कुछ दिन पहले इसे यहाँ पर पकड़ा था और अगर मैंने इसको पकड़ा है तो ये मेरा हो गया और इसके पाँव पर रस्सी भी बंधी हुई थी, यानी कि मैं इसका मालिक हूँ। बिमिंग अपने मास्टर से कहती है, मास्टर ये बंदा मार्शल आर्ट्स का ग्रैंड मास्टर है। बाकी के जितने भी ग्रैंड मास्टर्स के साथ आपने फाइट किया है ये उनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और मुझे नहीं लगता कि आपको इसके साथ फाइट करनी चाहिए, क्योंकि इसके पास से बहुत ज्यादा किलिंग इंटेंट निकल रहा है, यानी कि ये इंसानों को मारने में बहुत ज्यादा प्रोफिशिएंट है। पहले भी बहुत सारे इंसानों को मार चुका है। मिंग उसे कहता है, ठीक है मैं कॉशन के साथ ही आगे बढ़ूंगा। वो आगे बढ़ता है और बड़े प्यार से बात करता है। मिंग उस मास्टर से कहता है, दोस्त मेरी बात सुनो, ये हमारे सेक्टर का ही एक ट्रेजर है। हम लोग कुछ अर्सा पहले यहाँ पर ट्रेजर हंटिंग माउस को लेकर आए थे और ये यहाँ पर गुम हो गया था। तुम्हें बताया कि ये कितना तेज होता है, इसी वजह से हम लोग इसे आसानी से ढूंढ नहीं पाए। इसलिए प्लीज मेरे दोस्त इसको हमें वापस दे दो, ये हमारी जिनजैंग सेक्टर की प्रॉपर्टी है। वो लड़का आगे से अपने सेक्टर की बढ़ाई करना शुरू करता है। वो कहता है, तुम्हारा जिनजैंग सेक्टर है ही क्या? तुम लोग सिर्फ 10,000 साल पुराने सेक्टर के एक स्टूडेंट हो, जबकि मेरा सेक्टर इससे भी ज्यादा पुराना है। हमारी हिस्ट्री तुमसे ज्यादा पुरानी है। मैं स्वर्ड पूल होली लैंड से हूँ। मिंग तो स्वर्ड पूल होली लैंड वालों का पहले से दुश्मन है। तो यहीं पर वो ऐसी बात कर देता है जो उसे नहीं कहनी चाहिए थी। वो कहता है, तुम लोगों से दोबारा कहता हूँ इस माउस को नीचे रख दो ना मैं तुम दोनों को मार डालूंगा। लेकिन साथ ही वो कहता है, ये लड़की कुछ ज्यादा ही खूबसूरत है, इसलिए मैं इस लड़के को मारूंगा और इस लड़की के साथ 2-3 दिन तक मजा करने के बाद इसको मारूंगा। जान जल्दी से अपनी तलवार निकालती है और कहती है, ये ट्रेजर हंटिंग माउस तो हमारा है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ इस तरह की बदतमीजी करने की? और हम ये माउस तुम्हें नहीं देंगे। जान मिंग से कहती है, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, ये माउस भी मुझे चाहिए। इस ट्रेजर हंटिंग माउस को लो और जाकर मेरे भाई को बचाना, मैं इसके साथ फाइट करूंगी, तुम्हें यहाँ पर फाइट करने की जरूरत नहीं है। मिंग उसे कहता है, जान तुम्हें यहाँ पर किसी भी सैक्रिफाइस देने की जरूरत नहीं है। ये बंदा स्वर्ड पूल होली लैंड का डिसाइपल है और ये छोटी दुनिया हमारे जिनजैंग सेक्टर की प्रॉपर्टी है। इसकी हिम्मत कैसे हुई हमारी इस छोटी दुनिया में बिना परमिशन के आने की? ऊपर से इसने हमारा ट्रेजर हंटिंग माउस भी चोरी करने की कोशिश की है। इसका जुर्म सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इसने मेरी सीनियर सिस्टर के ऊपर बुरी नजर रखने की कोशिश की है। इसकी वजह से इसकी सजा तो सिर्फ मौत है। तो मास्टर भी जल्दी से अपनी तलवार निकाल लेता है और मिंग से कहता है, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो? साथ ही वो अपनी तलवार को घुमाते हुए स्लैश लगाता है और कहता है, चलो देखते हैं कि तुम किस लायक हो, तुम मेरी तलवार की एक स्ट्राइक को भी ब्लॉक कर सकते हो या नहीं। मिंग जल्दी से अपने बुद्धा की उस मुद्रा को यूज करता है, इमूवेबल सील वाली को, और उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। वो मास्टर कहता है, तो तुम्हारे पास भी कुछ स्पेशल मूव्स हैं, तुम मेरे अटैक्स को ब्लॉक कर सकते हो। लगता है कि मुझे सीरियस होना पड़ेगा। और इस बार वो अपनी दूसरी तलवार को भी निकाल लेता है। तो दोनों तलवारों को यूज करते हुए जैसे उसके ऊपर अटैक करने लगता है, मिंग अपनी एक रे फॉर्मेशन को यूज करते हुए उसे ट्रैप कर देता है और उस रे फॉर्मेशन के अंदर ही चिल्लाना शुरू कर देता है और कहता है, ये तो एक रे फॉर्मेशन है। तलवार के साथ वो रे फॉर्मेशन के ऊपर अटैक करता है, लेकिन उसकी दीवारों को तोड़ नहीं पाता। और साथ ही उसे कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि इस तरह की एक छोटी सी कमजोर अरे फॉर्मेशन मुझे यहाँ पर हमेशा के लिए ट्रैप रख पाएगी? तुम ऐसा नहीं कर पाओगे, बहुत ही जल्दी इससे बाहर निकलूंगा और तुम्हें मार डालूंगा। जान मिंग से कहती है, मिंग मुझे भी ऐसा ही लगता है, हालांकि ये भी एक ग्रैंड मास्टर है। ब्लैक ड्रैगन ग्रुप के उस मार्शल गुरु के मुकाबले में इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी ये वाली अरे फॉर्मेशन इसको यहाँ पर रोक पाएगी। उसे कहता, हाँ मुझे भी ये बात पता है कि ये अरे फॉर्मेशन इसे रोकने के लिए काफी नहीं है, इसीलिए तो मैंने पूरा बंदोबस्त किया हुआ है। मुझे तो पता है कि ये सारे का सारा इलाका इस वक्त मेरे कंट्रोल में है। उसी वक्त वो अपनी पावर्स को यूज करते हुए डीमन बीटल्स को निकालता है, जो कि उस अरे फॉर्मेशन के अंदर निकलते हैं। वो मास्टर भी उन सारे डीमन बीटल्स को वहाँ पर निकलते हुए देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है, ये सारे बीटल्स यहाँ पर क्यों निकल रहे हैं? मिंग उन सभी बीटल्स को अटैक करने के लिए आगे भेजता है। वो मास्टर अपनी तलवार को घुमाते हुए डीमन बीटल्स को मारना स्टार्ट करता है, लेकिन वो कितने ज्यादा को मार सकता है? वहाँ पर तो हजारों बीटल्स होते हैं। वो सारे के सारे निकलते हुए उसकी टांगों के ऊपर चढ़ जाते हैं। वो कहता है, ये सारे के सारे डीमन बीटल्स ये तो बहुत ज्यादा भारी हैं और ये मुझे नीचे की तरफ खींच रहे हैं, क्योंकि इनका वजन बहुत ज्यादा है। एक के पीछे दूसरा आ रहा है, आखिर मैं कितने ज्यादा को मारूंगा? यहाँ पर तो और ज्यादा निकलते आ रहे हैं। ऊपर से मैं रे फॉर्मेशन के अंदर ट्रैप हूँ। अगर मैं किसी खुले एरिया में होता और इतने ज्यादा डीमन बीटल्स मेरे ऊपर अटैक करते तो मैं सभी को एक ही स्ट्राइक के साथ मार देता, लेकिन इतनी क्लोज स्पेस के अंदर इन सभी को मारना इतना आसान नहीं है। तो यहाँ पर मिंग उसके सामने खड़ा होकर जजमेंट देता है। मिंग कहता है, एक मार्शल ग्रैंड मास्टर होने के नाते तुम्हें मार्शल एथिक्स बिल्कुल भी नहीं है, तुम बहुत ही बुरे हो, और ऊपर से तुमने यहाँ पर सीनियर सिस्टर के साथ बदतमीजी
बदतमीजी की है, तुम उसके साथ मजे करना चाहते थे, तो सबसे पहले मैं तुम्हारी तीसरी टांग को ही काटूंगा। तो सारे के सारे डीमन बीटल्स उसकी टांग ऊपर से चढ़ते हुए उसकी तीसरी टांग के पास ही चले जाते हैं। वो मास्टर चिल्ला चिल्ला कर मिंग से कहता है, कमीने कहेंगे, क्या तुम्हें पता है कि मैं स्वर्ड पूल होली लैंड से हूँ, फिर भी तुम मेरे साथ ये सब कुछ कर रहे हो। तुम्हें पता नहीं है शायद कि तुम्हारे साथ मेरे पूल के लोग क्या करेंगे। मिंग से कहता है, शायद तुम्हें मेरे नाम के बारे में नहीं पता, अगर तुम्हें पता होता कि मैं कौन हूँ उसके बाद तुम मुझे ये बात ही नहीं बताते कि तुम स्वर्ड पूल होली लैंड से हो। मिंग अपने बीटल्स से कहता है, बीटल्स चलो मार डालो इसे, और वो सारे बीटल्स उसकी पूरी बॉडी को कवर कर लेते हैं। और थोड़ी देर के बाद मिंग अपनी फॉर्मेशन को गायब करता है। वहाँ पर तो उसकी हड्डियां भी नहीं बचती, वो बीटल्स उसकी हड्डियों को भी खा जाते हैं। जान जान भी ये देखकर बहुत ज्यादा चौंक जाती है। जान जान कहती है, तुम्हारे जो डीमन बीटल्स ये तो बहुत ही काम के हैं, इन्होंने तो उस मार्शल ग्रैंड मास्टर की हड्डियां तक नहीं छोड़ी, फ्यूचर में तुम इन्हें फाइट में यूज कर सकते हो। मिंग जान जान से कहता है, जान जान ये बंदा स्वर्ड पूल होली लैंड से था, फिर ये यहाँ पर हमारे जिनजैंग सेक्टर के छोटी दुनिया के अंदर कैसे आ गया? मुझे तो लगा था कि सिर्फ जिनजैंग सेक्टर वाले लोग ही यहाँ पर आ सकते हैं और कोई भी नहीं आ सकता। जान जान उसे कहती है, मुझे लगता है कि ये सारे लोग हमारे उसी पैसेज के जरिए से अंदर आए होंगे जहाँ से हम लोग आए हैं। मुझे लगता है कि बाहर तो कुछ न कुछ तो हुआ होगा, इसलिए हमें जल्दी से बाहर जाना होगा और जाकर देखना होगा, शायद स्वर्ड पूल होली लैंड वालों ने जिनजैंग सेक्टर के ऊपर अटैक किया होगा। जान जान ट्रेजर हंटिंग माउस लेने के बाद मिंग से कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मुझे ट्रेजर हंटिंग माउस मिल गया है। मैं तुम्हारे इस किए हुए एहसान को हमेशा याद रखूंगी और कभी नहीं भूलूंगी। अब मुझे जल्दी से वापस जाना होगा, तुम भी मेरे साथ वापस जाने वाले हो या नहीं? मिंग उसे कहता है, नहीं मुझे अभी थोड़ा सा काम है, मैं यहीं पर रुकूंगा, तुम पहले वापस चली जाओ और जाकर अपने भाई की जान बचाओ, अभी बहुत ही जल्दी यहाँ से बाहर निकलूंगा। जान जान उसे कहती है, ठीक है मैं यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन यहाँ पर केयरलेस मत रहना, अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखना। चलो ठीक है, मैं तुमसे बाहर मिलती हूँ। और वो वहाँ से उड़ जाती है। तो जान जान के वहाँ से जाने के बाद मिंग एक लंबी सांस लेता है, फिर साथ ही हंसते हुए कहता है, छोटी दुनिया के अंदर आने से तो मुझे बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। ना सिर्फ यहाँ पर मैंने इतने सारे डीमन इंसेक्ट्स को कंट्रोल किया और बहुत सारे अंडे भी हासिल किए जिन्हें मैं बेच सकता हूँ, और ऊपर से मैंने जान जान की हेल्प भी कर दी ट्रेजर हंटिंग माउस को ढूंढकर। इतनी अच्छी जगह को छोड़कर कैसे जा सकता हूँ, अभी तो मुझे और भी बहुत सारे डीमन इंसेक्ट्स को कंट्रोल करना है। मिंग कहता है, अभी काफी ज्यादा टाइम बाकी है छोटी दुनिया के पैसेज को बंद होने में, चलो यहीं पर बैठकर अपनी व्हाइट एम्परर तलवारबाजी की टेक्निक को मास्टर करने की कोशिश करते हैं। साथ ही अपने सारे बीटल्स को भी लगा देते हैं ताकि वो खजाना इकट्ठा करके लाएं, तो इस तरह एक तीर से दो शिकार हो जाएंगे। अपनी तलवारबाजी की टेक्निक को भी मास्टर कर लूंगा और साथ ही बहुत ज्यादा पैसा भी कमा लूंगा। और यहीं पर हमारी एपिसोड 204 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। रिवेंज सीकर के एपिसोड 205 के साथ हाजिर हूँ। तो एपिसोड 204 में हमने देखा था मिंग जान जान की हेल्प करता है, उसे ट्रेजर हंटिंग माउस ढूंढ देता है और वो ट्रेजर हंटिंग माउस को लेकर वहाँ से चली जाती है। उसके वहाँ से चले जाने के बाद मिंग कहता है, अभी मेरे पास काफी ज्यादा टाइम है इस छोटी दुनिया के पैसेज को क्लोज होने में, लगता है कि तब तक मैं यहाँ पर अपनी व्हाइट एम्परर स्वर्ड्समैन टेक्निक को मास्टर कर सकता हूँ और साथ ही यहाँ पर बहुत सारे एग्स को भी इकट्ठा कर सकता हूँ, यानी कि मैं एक तीर से दो शिकार कर सकता हूँ। अपने सारे गोल्डन बीटर्स को भेज देता है ताकि वो उसके लिए अंडे इकट्ठे करके लाएं, जबकि वो खुद वहीं प्रैक्टिस करने के लिए बैठ जाता है। तो मिंग अपने पास से व्हाइट स्वर्ड डैगर निकालता है और कहता है, तो अगर मुझे इस तलवारबाजी की टेक्निक को मास्टर करना है तो इसके लिए ना सिर्फ मेरे पास जांटियान होली लैंड के लोहे से बनी हुई तलवार होनी चाहिए, बल्कि इसके लिए मुझे पहले 12 स्टेप्स को भी मास्टर करना पड़ेगा। तलवारबाजी के जो 12 बेसिक स्टेप्स होते हैं वो सारे मुझे आना बहुत ज्यादा जरूरी है और यहाँ पर वो इन सभी के लेवल्स भी बताता है, लेकिन हमारे जो किसी काम के नहीं है। तो सबसे पहले मिंग को यहाँ पर स्वर्ड इंटेंट को सीखने की जरूरत है। मिंग कहता है, अगर मुझे व्हाइट एम्परर की तलवारबाजी की टेक्निक को सीखना है तो उसके लिए मुझे स्वर्ड इंटेंट के बारे में पता होना चाहिए। कि स्वर्ड इंटेंट को हासिल करने के लिए पहले मुझे 12 मूव्स को सीखना पड़ेगा। और मिंग अपनी उस तलवार को निकालता है जो कि जांटियान होली लैंड के लोहे से बनी है और अब वो इसे काफी आसानी से उठा सकता है। वो कहता है, चलो पहले इन 12 स्टेप्स को मास्टर करते हैं। कहानी सुनाने वाला कहता है कि उसके बाद मिंग ने उन 12 स्टेप्स को मास्टर करना स्टार्ट किया। मिंग को अच्छी तरह से पता था कि उसके डिवाइन सी के अंदर इतना ज्यादा टाइम नहीं है, इसलिए उसने अपने डिवाइन सी को यूज नहीं किया, बल्कि अपनी रियल लाइफ में ही इन सारे 12 स्टेप्स को मास्टर करने की कोशिश की। यहीं पर इन 12 मूव्स के नाम भी बताए जाते हैं जो कि हमारे काम के नहीं है, इसलिए इनको स्किप कर देते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी बातों को स्किप करने के बाद हम लोग एंड पर पहुँचते हैं, जहाँ पर मिंग इन सारे 12 स्टेप्स को मास्टर कर लेता है। लेकिन इन सारी टेक्निक्स को मास्टर करने के दौरान मिंग को ऐसा महसूस होता है कि उसने पहले जो जिनजैंग की तलवारबाजी की टेक्निक को सीखा है, वो वाली तलवारबाजी की टेक्निक और व्हाइट एम्परर की तलवारबाजी की टेक्निक, इन दोनों में काफी ज्यादा सिमिलैरिटीज हैं। वो बिमिंग से पूछता है, बिमिंग इस सब में इतनी कैसे सिमिलैरिटी हो सकती है? मुझे लगता है कि इस वक्त मैं जिनजैंग की तलवारबाजी
तलवारबाजी की टेक्निक को ही मास्टर कर रहा हूँ। मिंग मास्टर से कहती है, मास्टर आप इससे पहले जिन चैंग की तलवारबाजी की काफी सारी टेक्निक्स को सीख चुके हैं, आपको बहुत सारे स्टैंस आते हैं। इसके अलावा आपने एक गॉड लेवल की टेक्निक खुद डेवलप की थी। इसी वजह से जब आप इस टेक्निक को मास्टर करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको ये जिन चैंग की तलवारबाजी की टेक्निक के जैसी लग रही है। असल में यही तो है जिसको आप सीखने की कोशिश कर रहे हैं, तलवारबाजी का इंटेंट यानी कि स्वर्ड इंटेंट। लेकिन आपको इसके बारे में समझना होगा कि स्वर्ड इंटेंट होता क्या है। मिंग उसे कहता है, एक तलवार एक ऐसा वेपन होता है जो कि एक मार्शल आर्ट्स के हाथ में बहुत ही पावरफुल वेपन साबित होता है और किसी को भी मारा जा सकता है इसकी मदद से। और एक तलवारबाजी की टेक्निक मार्शल आर्ट्स के स्किल्स को दर्शाती है कि उसके पास कितने ज्यादा स्किल्स हैं। मैंने इससे पहले काफी सारी टेक्निक्स को सीखा है तलवारबाजी की, लेकिन मैं उन सभी को यूज नहीं कर पा रहा क्योंकि मैं इस वक्त काफी ज्यादा कंफ्यूज हो चुका हूँ। ये सारी की सारी तलवारबाजी की टेक्निक एक जैसी क्यों है और ये स्वर्ड इंटेंट क्या है। और यहीं पर मिंग स्वर्ड इंटेंट के बारे में बात करते करते अपने ब्रेक थ्रू के मूड में चला जाता है। तो मिंग वहाँ पर खड़े खड़े इस बारे में बस बात ही कर रहा होता है, यानी कि वो अपने डिवाइन सी के अंदर इसको समझने की कोशिश कर रहा है कि ये स्वर्ड इंटेंट क्या होता है। और इसी तरह से वहाँ पर खड़े खड़े 7 दिन गुजर जाते हैं। मिंग अपनी जगह से हिलता भी नहीं है। यहीं पर दिखाते हैं कि बहुत सारे बीटल्स उसके लिए अंडे लेकर आ रहे होते हैं और वो उसके पाँव के पास आकर रखते जाते हैं। और इसी तरह 15 दिन गुजर जाते हैं। मिंग अभी तक वहीं पर खड़ा है। वहाँ पर काफी सारे अंडे हो चुके हैं। और फिर नेक्स्ट सीन 1 महीने के बाद का दिखाया जाता है। मिंग की आधी बॉडी तो उन सारे के सारे इंसेक्ट एग्स के अंदर कवर हो चुकी है। मिंग अभी तक इस सब को नहीं जान पाया कि स्वर्ड इंटेंट क्या होता है। यहीं पर मिंग अपनी आंखें खोलता और कहता है, अब मुझे समझ आ गया, मैं भी तो बहुत बड़ा स्टूपिड हूँ। मुझे अब समझ आई कि स्वर्ड इंटेंट होता क्या है। स्वर्ड इंटेंट कुछ भी नहीं होता, चाहे हमारे हाथ में कोई सी भी तलवार क्यों ना हो। स्वर्ड इंटेंट का मतलब है कि हमें अपने दिल से तलवारबाजी करनी है। तो अपने ब्रेन के अंदर अगर हम लोग सोचेंगे कि हम अपने हाथ में तलवार को यूज कर रहे हैं, फिर हमारे हाथ में एक छोटी सी छड़ी क्यों ना हो, हम उसे भी तलवार की तरह यूज कर सकते हैं और किसी भी चीज को काट सकते हैं। इसी को स्वर्ड इंटेंट कहते हैं। और इस बात से मिंग काफी ज्यादा खुश होता है और अपनी तलवार को घुमाता है और उसके इर्द गिर्द जितने भी अंडे होते हैं वो सारे उड़कर इर्द गिर्द गिर जाते हैं। मिंग मास्टर से कहती है, मास्टर आपको बहुत ज्यादा बधाई हो, आपने स्वर्ड इंटेंट के बारे में जान लिया है। अब जांटियान होली लैंड की व्हाइट एम्परर की तलवारबाजी की टेक्निक को मास्टर किया जा सकता है क्योंकि आपने इसके लिए क्वालिफाई कर लिया है। मिंग फिर से उस व्हाइट एम्परर की तलवार को निकालता और कहता है, यहाँ पर बाकी की जितनी भी तलवारबाजी की टेक्निक्स होती हैं उनके अंदर बहुत सारे स्टैंसेस होते हैं, लेकिन इसके अंदर कोई भी स्पेसिफिक स्टैंस नहीं है, यानी कि मैं इस टेक्निक को किसी भी मूव के साथ यूज कर सकता हूँ, चाहे कैसा भी स्टाइल क्यों ना हो। मिंग कहता है, इसके अलावा इस तलवार की इंटेंट के 6 लेवल्स हैं। सबसे पहला तो इसका स्वर्ड इंटेंट है, इसका सेकंड लेवल स्वर्ड हार्ड है। अब जबकि मैंने अपनी स्वर्ड इंटेंट को डेवलप कर लिया है तो मुझे लगता है कि मैं बहुत ही जल्दी ब्रेक थ्रू करके इसके फर्स्ट लेवल यानी कि जांटियान व्हाइट एम्परर की तलवारबाजी की टेक्निक के स्वर्ड इंटेंट को मास्टर कर सकता हूँ, इसके पहले लेवल को। उसी वक्त मिंग के कंधे के ऊपर एक गोल्डन बीटल आकर बैठ जाता है। मिंग उसकी तरफ देखता और कहता है, क्या हुआ। बीटल उसे न्यूज देता है। मिंग उसे कहता है, क्या कह रहे हो, तुम्हारे कहने का मतलब है कि यहीं पर पास ही में 2 डीमन एम्परर आपस में फाइट कर रहे हैं जो कि मार्शल गॉड के लेवल के हैं और बहुत ही पावरफुल हैं और उन दोनों में से एक मर चुका है जबकि दूसरा मरने वाला है, वो बहुत ज्यादा वीक हो चुका है। मिंग ये बात सुनते ही बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, चलो जल्दी से वहाँ पर चलते हैं और जाकर देखते हैं मुझे वहाँ से क्या मिलता है। जैसे वहाँ से जाने लगता है वो गोल्डन बीटल उसे कहता है, मास्टर इतनी जल्दी कहाँ पर जा रहे हो, ये सारा का सारा माल जो हमने इकट्ठा किया है वो तो लेकर जाओ। मिंग उसे कहता, हाँ मैं तो इसके बारे में भूल ही गया था कि तुम लोगों ने बहुत ज्यादा मेहनत किया है, यहाँ पर तो तुम लोग मिलियंस मार्शल कॉइन्स के एग्स लेकर आए हो, मैं तो इनको भूल ही गया था। और फिर वो अपनी रिंग को एक्टिवेट करता है और सारे के सारे इंसेक्ट एग्स को अपनी रिंग के अंदर रख लेता है। फिर नेक्स्ट सीन उस जगह का दिखाया जाता है जहाँ पर 2 डीमन इंसेक्ट एम्परर के दरमियान में फाइट हुई है। मुझे फाइट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, वहाँ पर काफी ज्यादा गड़े बने होते हैं और वहाँ पर 2 बड़े बड़े इंसेक्ट होते हैं। एक सेंटीपीड मॉन्स्टर होता है जो कि मर चुका है जबकि दूसरा स्कॉर्पियन मॉन्स्टर होता है। जैसे वहाँ पर उतरता और कहता है, हालांकि एक बहुत ज्यादा वीक है और दूसरा मर चुका है, लेकिन इनकी बॉडी के अंदर से जो ऑरा निकल रहा है वो तो एक मार्शल गॉड से भी ज्यादा पावरफुल है। इन दोनों को देखकर लगता है कि ये दोनों ही अपने अपने क्लैन की क्वींस होंगी। मिंग कहता है, ये बड़ी सी सेंटीपीड मॉन्स्टर तो मर चुकी है, इस स्कॉर्पियन की तरफ देखते हैं। मिंग उसकी तरफ देखकर कहता है, ये भी मरने वाला है, सिर्फ आखिरी सांस बची हुई है क्योंकि इसका जख्म काफी गहरा है और ये तो मूव भी नहीं कर पा रहा। मिंग मास्टर से कहती है, मास्टर ये दोनों के दोनों मॉन्स्टर्स बहुत ही पावरफुल हैं और इनकी बॉडी भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इनकी बॉडी के अंदर ऐसे मटेरियल्स हैं जिनको आप वेपन बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे ये दूसरा स्कॉर्पियन मॉन्स्टर भी मर जाएगा, इसके मरने के बाद आप इन दोनों की बॉडी के ऊपर से सारे स्केल्स को उतार लेना, ताकि इनकी हड्डियों को भी मत छोड़ना, ये आपके बहुत ज्यादा काम आएंगी। मिंग उसे कहता, हाँ मैं भी यही सोच रहा हूँ, पहले से मरने तो दो। और स्कॉर्पियन मॉन्स्टर जो कि अभी जिंदा है वो मिंग से कहती है, इंसान अगर तुम मरना नहीं चाहते तो यहाँ से चले जाओ। मिंग उसके सर पे नॉक करते हुए कहता है, जरा अपनी हालत तो देखो, यहाँ पर मरने वाली तुम हो और तुम ऊपर से मुझे गीदड़ बपकियां दे रही हो कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। मैं तुम्हारे इतना करीब खड़ा हूँ, चलो उखाड़ लो जो मेरा उखाड़ सकती हो। मिंग हंसते हुए उससे कहता है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन मैं तो सिर्फ एक छोटा सा मार्शल आर्ट्स का मास्टर हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारी इतनी हेल्प कर सकता हूँ कि यहाँ पर एक बड़ा सा गड्ढा
खोदूं और उसके अंदर तुम्हें दफना दूं। तो स्कॉर्पियन डीमन भी उसकी तरफ देखती है और कहती है मुझे महसूस हो रहा है इस लड़के की बॉडी के अंदर एक बहुत ही पावरफुल सोर्स है जो कि इसे अंदर से प्रोटेक्ट कर रही है। इसी वजह से मेरी विल की पावर का इसके ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा। और स्कॉर्पियन मॉन्स्टर से कहती है अच्छा ठीक है, हम दोनों एक डील कर लेते हैं। बस जितने भी डीमन एग्स हैं वो सारे मुझे दे दो, मैं उनकी लाइफ फोर्स को एब्जॉर्ब करने के बाद अपने आप को हील कर लूंगी और उसके बाद तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी और बदले में तुम्हें जो चाहिए होगा वो मैं तुम्हें दूंगी। मिंग उसे कहता मेरे पास बहुत सारे अंडे हैं और वो बहुत सारे हैं, वो तुम्हारे काम भी आ सकते हैं जिससे तुम्हारी जान बच सकती है, लेकिन वो बहुत ज्यादा महंगे हैं, इसलिए तुम मुझे क्या दे सकती हो अगर वो अंडे मैं तुम्हें दे दूं। स्कॉर्पियन मॉन्स्टर उसे कहती है अगर तुम मेरी जान बचा लेती हो तो बदले में मैं तुम्हें जो दे सकती हूँ वो तुम्हें दूंगी। मिंग उसे कहता है चलो फिर ठीक है, हम एक डील करते हैं, मुझे तुम चाहिए, मैं तुम्हारी जान बचा लूंगा, लेकिन तुम्हें मुझे अलो करना होगा, मैं तुम्हारी माइंड के अंदर एक फॉर्मेशन बनाऊंगा जिससे कि तुम मेरे कंट्रोल में आ जाओगी। कम से कम ये बात मरने से तो अच्छी है कि मेरे कंट्रोल में रहते हुए मुझे अपना मास्टर मान लो और सारी जिंदगी मेरे अंडर गुजार दो। स्कॉर्पियन क्वीन उसकी बात सुनने के बाद उसे कहती है ठीक है, तुम मेरे माइंड में इस फॉर्मेशन को बना सकते हो, प्लीज मेरी जान बचा लो। मिंग उसके बाद आगे बढ़ता है और अपनी फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है और उसे कहता है रेजिस्ट मत करना, मैं फॉर्मेशन को तुम्हारे ब्रेन के अंदर बनाने वाला हूँ। साथ ही मिंग अपनी फॉर्मेशन को बनाना स्टार्ट करता है क्योंकि स्कॉर्पियन मॉन्स्टर काफी ज्यादा बड़ी है, इसलिए उसे काफी बड़ी फॉर्मेशन बनाना पड़ रही है और ऊपर से वो एक मार्शल गॉड है, इसकी वजह से उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है और रेजिस्टेंस भी ज्यादा है। मिंग कहता है मुझे यहाँ पर सक्सेसफुल होना ही पड़ेगा क्योंकि ये इंसेक्ट एम्परर ये काफी ज्यादा पावरफुल है, एक इंसानी मार्शल आर्ट्स के गॉड के बराबर है। अगर मैंने यहाँ पर इस मौके को गवा दिया तो दोबारा कभी भी मैं किसी बड़े इंसेक्ट को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा जो कि जिंदा और सही हालत में हो। स्कॉर्पियन क्वीन उसे कहती है मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रही है और साथ ही वो हिलना शुरू करती है। मिंग उसे कहता है मैंने तुमसे कहा था कि रेजिस्ट मत करना, तुम्हें थोड़े से दर्द को बर्दाश्त करना पड़ेगा अगर जिंदा रहना चाहती हो, अगर तुम हिलोगी तो तुम्हारी सोल डिस्ट्रॉय हो जाएगी, मुझे इस फॉर्मेशन को कंप्लीट कर लेने दो। फिर थोड़ी देर के बाद मिंग अपनी फॉर्मेशन को कंप्लीट कर लेता है। मिंग अपनी फॉर्मेशन को कंप्लीट करने के बाद कहता है तो कंट्रोल करना तो बहुत ज्यादा मुश्किल था, डीमन बीटल को तो मैंने बहुत ही आसानी से कंट्रोल कर लिया था। मिंग कहता है मैं इसकी बॉडी के अंदर से बहुत ही पावरफुल एनर्जी को महसूस कर रहा हूँ, लगता है कि ये इंसेक्ट बहुत ज्यादा पावरफुल है और फ्यूचर में मेरे बहुत ज्यादा काम आएगा। मिंग उसके सर पे टैप करते हुए कहता है तुम्हारी बॉडी के अंदर मैंने अपनी फॉर्मेशन को लगा दिया है, आज के बाद तुम मेरी इंसेक्ट हो। स्कॉर्पियन क्वीन उसे कहती है अच्छा ठीक है, अब तुम अपनी डील को पूरा करो, वो सारे के सारे इंसेक्ट एग्स मुझे दे दो। मिंग उसे कहता है हाँ क्यों नहीं, ऐसे भी अब जबकि तुम मेरी प्रॉपर्टी हो तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ, कुछ मेरे पास है। वो अपने पास से सारे इंसेक्ट एग्स निकालता है और कहता है मेरी इन सारी रिंग्स के अंदर बहुत सारे इंसेक्ट्स के एग्स रखे हुए हैं, तुम जितने चाहे उतने खा सकती हो या फिर एब्जॉर्ब कर सकती हो। वो स्कॉर्पियन क्वीन वहीं पर उन सारे इंसेक्ट एग्स को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देती है, जबकि मिंग दूसरे सेंटीपीड मॉन्स्टर की तरफ चला जाता है और कहता है अब जबकि मैंने स्कॉर्पियन मॉन्स्टर को कंट्रोल कर लिया है तो चलो अब इसके बारे में देखते हैं कि इसका क्या किया जा सकता है। ऐसे भी स्कॉर्पियन मॉन्स्टर को उन सारे एग्स को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करने के बाद अपने आप को हील करने में 2-3 दिन तो लग ही जाएंगे, लेकिन तब तक इस बड़े से सेंटीपीड मॉन्स्टर्स के ऊपर से मटेरियल्स को हासिल करते हैं और कुछ पैसा बनाते हैं। और यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 205 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। रिवेंज सीकर की एपिसोड 206 के साथ हाजिर हूँ। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था मिंग उस बड़े से स्कॉर्पियन मॉन्स्टर को तो कंट्रोल कर लेता है और उसे अपने पास से बहुत सारे डीमन इंसेक्ट्स के एग्स देता है ताकि वो अपनी बॉडी को दोबारा से हील कर सके। उसके वो सारे एग्स देने के बाद मिंग उस दूसरे बड़े सेंटीपीड मॉन्स्टर की तरफ आगे बढ़ता और कहता है चलो अब देखते हैं कि इसके पास से क्या कुछ लिया जा सकता है। मिंग मास्टर से कहती है मास्टर जरा इसकी टांगों के ऊपर देखो, इसकी टांगों के ऊपर ये छोटे छोटे बाल है, ये बहुत ही पावरफुल है, ये बहुत ही हार्ड है। इस सेंटीपीड मॉन्स्टर की बॉडी का यही सबसे ज्यादा हार्ड पार्ट है, तुम इस सभी को उतार लो क्योंकि ये काफी ज्यादा महंगे बिकेंगे, इनके साथ वेपन्स भी बनाए जा सकते हैं। मिंग कहता है चलो फिर ठीक है, शुरुआत इन्हीं से करते हैं और वो अपने बहुत सारे डीमन बीटल्स को निकालता और कहता है इसकी टांगों के ऊपर जितने भी ये स्केल्स हैं यानी ये थॉर्न्स हैं, इन सभी को उतार लो, किसी को भी मत छोड़ना और ध्यान से उखाड़ना, कोई टूटना नहीं चाहिए। और वो सारे डीमन बीटल्स उनको उखाड़ना शुरू कर देते हैं। फिर मिंग उसे कहती है मास्टर इसकी बॉडी के ऊपर इसकी जो स्किन है ये बहुत ज्यादा हार्ड है, इसकी बॉडी के ऊपर टोटल 108 परतें हैं यानी 108 शील्ड्स हैं जो कि आपस में जुड़कर इसकी लंबी बॉडी को बनाती हैं। आप ये सारी की सारी उतार लें क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल कवच बना सकती हैं। और उसके बाद मिंग उसे कहती है इसके मुंह के सामने वाली साइड पर 2 लंबे एंटीना है, अब इन दोनों एंटीना को भी उखाड़ लें क्योंकि इनको रिफाइन करने के बाद बहुत ही अच्छी चाबुक बनाई जा सकती है यानी हंटर बनाया जा सकता है। और फिर मिंग कहती है और इसका सबसे प्रेशियस पार्ट इसका सर है, इसके सर के अंदर इसकी डीमन कोर है, ये एक मार्शल सेंट लेवल का मॉन्स्टर है, इसी वजह से इसकी डीमन कोर बहुत ज्यादा पावरफुल होगी जिसके अंदर लिमिटलेस एनर्जी
एनर्जी होगी। मिंग उसे कहता हाँ मैं इसे कैसे छोड़ सकता हूँ। वो उसके स्कल के शेल के ऊपर नॉक करता है और कहता है इसका शेल तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, मैं अपनी पावर से इसको नहीं तोड़ पाऊंगा, लगता है कोई जुगाड़ लगाना पड़ेगा। मिंग अपने 3 बीटल्स को वहाँ पर बुलाता है और वहीं पर कवच के अंदर अपनी पावर्स को यूज करते हुए एक छोटा सा सुराख बनाता है और उनसे कहता है जैसे यहाँ पर सुराख बनेगा तुम तीनों अंदर चले जाना और अंदर से इसकी बॉडी को खाते हुए मुझे वो डीमन को निकाल कर ला कर दो। फिर वो तीनों डीमन बीटल्स अंदर चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन 9 दिन के बाद का दिखाया जाता है। 9 दिन के बाद वो अंदर से एक डीमन कोर को निकाल कर बाहर ले आते हैं। मिंग उस डीमन कोर को अपने हाथ में पकड़ता है, वो बहुत ज्यादा चमक रही होती है। मिंग कहता है तो आज पहली बार मैं एक डीमन कोर को देख रहा हूँ जो कि एक मार्शल गॉड लेवल के डीमन इंसेक्ट की बॉडी से निकली है। मिंग कहता है इसके अंदर से जितनी एनर्जी निकल रही है मैं इस सभी को यूज नहीं कर सकता क्योंकि मेरा लेवल इस वक्त लो है, लेकिन लगता है कि फ्यूचर में ये मेरे काम आएगी, तो फिलहाल मैं इसे अपने पास ही रख लेता हूँ। और साथ ही उस बड़े सेंटीपीड मॉन्स्टर की तरफ दिखाते हैं। मिंग ने तो उस बेचारे को बिल्कुल ही नंगा कर दिया है, उसकी सिर्फ रीढ़ की हड्डी बची है, बाकी सब कुछ मिंग ने उसका उतार लिया है। मिंग कहता है यहाँ पर इस छोटी दुनिया में आने से मुझे बहुत ज्यादा फायदा हुआ है, मैंने बहुत सारे मार्शल कॉइन्स इकट्ठे कर लिए हैं और बहुत सारे मटेरियल्स भी लिए हैं। स्कॉर्पियन भी आगे बढ़ती है और उसे कहती है मास्टर मेरी सारी की सारी इंजरीज हील हो चुकी हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिंग उसके पास से अपनी सारी रिंग्स वापस लेता है और उन रिंग्स के अंदर चेक करते ही साथ ही चिढ़ाना शुरू कर देता है क्योंकि उसके अंदर जितने भी अंडे थे वो सारे के सारे स्कॉर्पियन क्वीन ने खा लिए हैं। मिंग उसे कहता है तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुमने तो सारे के सारे अंडे खा लिए। स्कॉर्पियन क्वीन उसे कहती है मास्टर आप ही ने तो कहा था इन रिंग्स के अंदर जितने अंडे हैं तुम जितने चाहो उतने खा सकती हो, मैंने सारे के सारे खा लिए। मिंग उसे कहता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, चलो अच्छा किया जो सारे खा लिए। साथ ही मिंग सोच रहा होता है वैसे तो ये स्कॉर्पियन क्वीन बहुत ज्यादा सिंपल है और सिंपल माइंडेड है, लेकिन इसका IQ बहुत ज्यादा लो है, पता नहीं मैं इससे क्या एक्सपेक्ट कर रहा था, है तो ये एक इंसेक्ट ही, ये बहुत ज्यादा स्टूपिड है। मिंग उसे कहता है स्कॉर्पियन क्वीन अब जबकि तुम मेरे लिए काम करने वाली हो तो मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें एक नाम देना चाहिए। मिंग उसे कहता है क्योंकि तुम्हारा रंग बहुत ज्यादा काला है और ऊपर से तुम एक स्कॉर्पियन हो और एक इंसेक्ट एम्परर भी हो, हमारे लिए तो एक बहुत ही अच्छा सा नाम होना चाहिए, तो तुम्हारा नाम कैसा रहेगा? मैं आज के बाद तुम्हें ब्लैक टायरेंट कहूंगा, यहाँ पे ब्लैक बस्टर कहूंगा। स्कॉर्पियन क्वीन उसकी बात सुनने के बाद आगे से कोई भी जवाब नहीं देती। मिंग कहता है तुमने आगे से कोई जवाब नहीं दिया, इसका मतलब यही है कि तुम्हें अपना नया नाम पसंद आया, तो फिर ठीक है आज के बाद तुम्हें ब्लैक टायरेंट ही कहूंगा। मिंग उसे कहता है ब्लैक टायरेंट तुम्हें नहीं लगता कि तुम बहुत ही बड़ी हो, साइज में थोड़ा सा छोटी हो जाओ ताकि मेरे साथ एडजस्ट हो सको। ब्लैक टायरेंट उसकी बात सुनने के बाद अपने साइज को छोटा कर लेती है और अपने साइज को बिल्कुल एक छोटे से बिच्छू जितना कर लेती है और उसके कंधे के ऊपर बैठ जाती है। मिंग कहता है ये अच्छा है। मिंग उसे कहता है अच्छा मुझे अब ये बताओ कि तुम इस सेंटीपीड मॉन्स्टर के साथ फाइट क्यों कर रही थी? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम यहाँ पर बाकी के सारे डीमन इंसेक्ट एम्परर्स के साथ भी इसी तरह फाइट करती रहती हो? ब्लैक टायरेंट उसे कहती है इस सेंटीपीड मॉन्स्टर के साथ मेरा पहले से एक झगड़ा चल रहा था कि इस सेंटीपीड मॉन्स्टर ने मेरे बच्चों को खा लिया और ऊपर से मैंने भी इसके बच्चों को खाया था, इसी वजह से हम दोनों आपस में झगड़ रहे थे। कुछ दिन पहले हमें यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी नजर आई थी, हम दोनों को सेम टाइम पर ये एनर्जी नजर आई, जिसे हमारी किस्मत ही समझ लो। हम दोनों उस एनर्जी को फॉलो करते हुए यहाँ पर पहुंचे तो हमारा सामना एक दूसरे के साथ हो गया और हम दोनों ने आपस में फाइट करना स्टार्ट कर दी और उसके बाद मैंने इसको मार डाला। इसी दौरान इसने मुझे अपने पॉइजन के साथ जख्मी कर दिया। मिंग भी इसकी बात सुन के हैरान होता और कहता है आज यहाँ पर अगर एनर्जी रिलीज हुई थी तो मुझे पता क्यों नहीं चला और मैंने उस एनर्जी को रिलीज होते क्यों नहीं देखा? मिंग ने भी कुछ भी सेंस नहीं किया। वैसे ब्लैक टायरेंट तो लड़कों वाला नाम है कि मिंग ने पिछले चैप्टर में इसे लड़की कहा था। चलो अब लड़की के साथ ही आगे बढ़ते हैं। ब्लैक टायरेंट उससे कहती है लाजमी नहीं है कि यहाँ पर किसी ने एनर्जी को रिलीज किया हो, मुझे लगता है कि जमीन के अंदर जो मैजिक क्रिस्टल दबा हुआ है वहाँ से वो एनर्जी निकली थी। मिंग उसकी बात सुनने के बाद कहता है तो मुझे लगता है कि वो 2 लड़के जिनको हमने मारा था वो ठीक कह रहे थे, यहाँ पर ग्राउंड के नीचे एक मैजिकल क्रिस्टल दबा हुआ है। ब्लैक टायरेंट उसे कहती है वैसे तो मुझे वो मैजिकल क्रिस्टल मिल चुका है लेकिन मैं वहाँ पर अंदर जा नहीं सकती। मिंग उसे कहता है कोई बात नहीं, तुम मुझे उसके बारे में बताओ कि वो कहाँ पर है। फिर वो दोनों उड़ते हुए उस जगह पर चले जाते हैं, उस लोकेशन की तरफ जहाँ पर वो मैजिकल क्रिस्टल है। वो मिंग को अंडरग्राउंड ले जाती है जहाँ पर एक पॉन्ड होता है और उस पॉन्ड के अंदर काफी ज्यादा पानी होता है। ब्लैक टायरेंट उसे कहती है वो मैजिकल क्रिस्टल पॉन्ड के नीचे है लेकिन मैं इस पानी के अंदर गहराई में नहीं जा सकती। मिंग कहता है इस पानी के अंदर काफी सारी फॉर्मेशन को बिछाया गया है, इसी वजह से तुम इस पानी के अंदर नहीं जा सकती क्योंकि इन फॉर्मेशन को तोड़ना इतना आसान नहीं है, लेकिन मेरे स्किल्स के साथ मैं इन फॉर्मेशन को तोड़ सकता हूँ। मिंग ब्लैक टायरेंट से कहता है लेकिन क्या इसके अंदर से पानी को निकाला जा सकता है? तुम इस पानी को हैंडल करो, उसके बाद बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। ब्लैक टायरेंट अपने मैजिक को यूज करते हुए उस सारे के सारे पानी को बर्फ बना देती है। जैसे ही वो पानी बर्फ बन जाता है वो उसके कंधे से नीचे उतरती है और अपने साइज को बड़ा करने के बाद अपनी टांगों को उस बर्फ के अंदर दंसा देती है और साथ ही बर्फ के एक बड़े से टुकड़े को बाहर निकाल लेती है क्योंकि उसने सारे पानी को बर्फ बना दिया था। इसी वजह से उस पानी को बर्फ बनाने के बाद बड़ी आसानी से सारे पानी को बाहर निकाल सकती है। मिंग भी इस टेक्निक से काफी हैरान होता है और कहता है मैंने पहले कभी इस बारे में नहीं सोचा, पानी को इतनी आसानी से बाहर निकाला जा सकता है आइस बनाकर। वो सारा पाउंड खाली हो चुका है, उसमें कोई भी पानी नहीं बचा। उसके खाली होने
होने के बाद मिंग अपने माथे पे हाथ रखता है, मास्टर जी के दिए हुए डिवीजन वाली सील को एक्टिवेट करता है, जिससे मास्टर जी का एक क्लोन बाहर निकलता है। मास्टर जी निकलते ही उसे कहते हैं, तुम मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। ब्लैक टायरेंट भी मास्टर जी के क्लोन को देखकर कहती है, थोड़ी देर पहले मास्टर की बॉडी से इसी पावरफुल इंसान की पावर मुझे महसूस हो रही थी। मिंग मास्टर जी से कहता है, मास्टर इस जगह की तरफ देखें, ये जगह बहुत ज्यादा फॉरबिडन है, मैं सारी फॉर्मेशन को तोड़ नहीं पा रहा, मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है, प्लीज मेरी हेल्प करें। मास्टर जी उस फॉर्मेशन को देखने के बाद कहते हैं, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, ये फॉर्मेशन तो बहुत ज्यादा पावरफुल है और बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तुम इसको नहीं तोड़ पाओगे, ये तुम्हारे लेवल की नहीं है, लेकिन मैं इसे तोड़ सकता हूँ, मेरे पास एक अच्छा तरीका है इस फॉर्मेशन को तोड़ने का। इस फॉर्मेशन को अपनी फॉर्मेशन की मास्टरी को यूज करते हुए नहीं तोड़ा जा सकता, लेकिन ये सिर्फ एक डाइवर्जन है। हमारे पास मार्शल कॉइन्स हैं, मुझे लगता है कि एक्सटर्नल फोर्स को यूज करके इसको तोड़ा जा सकता है। मिंग अपनी रिंग के अंदर से बहुत सारे मार्शल कॉइन्स और मार्शल सेंट कॉइन्स निकालता है और कहता है, हाँ ये सारी चीजें तो हमेशा मेरे पास रहती हैं, कि मुझे पता है कि इनकी कभी भी जरूरत पड़ सकती है। मास्टर जी उन सारे के सारे मार्शल कॉइन्स को यूज करते हुए उसकी एनर्जी को अपने क्लोन की एनर्जी के साथ मिक्स करते हैं और एक बड़ा सा टॉर्नेडो बनाते हैं। वो एनर्जी का बना हुआ टॉर्नेडो उस फॉर्मेशन के ऊपर घूमना शुरू करता है और उस फॉर्मेशन के अंदर से एक बड़ा सा दरवाजा निकलता है। ऐसे वो दरवाजा अपीयर होता है। मास्टर जी मिंग से कहते हैं, चलो जल्दी से अंदर चले जाओ। मिंग और ब्लैक टायरेंट दोनों ही उस फॉर्मेशन के अंदर चले जाते हैं। ऐसे वो दोनों उस दरवाजे को पार करके अंदर जाते हैं तो अंदर क्रिस्टल से बना हुआ एक बड़ा सा टेम्पल होता है। यहाँ पर सेंटर में एक पुतला रखा होता है जो कि एक लड़की का होता है। मिंग ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है, ये सारे का सारा पैलेस या फिर ये टेम्पल ये तो क्रिस्टल का बना हुआ है, लेकिन ये प्लेस है क्या चीज। मिंग आगे बढ़ता है और उस स्टैचू की तरफ देखता है। मिंग कहता है, ये स्टैचू ऐसा लग रहा है कि जैसे ये लड़की जिंदा है और अभी ये उठकर मेरे साथ बातें करना शुरू कर देगी। ये क्रिस्टल का बना हुआ एक स्टैचू है। मिंग उसके करीब जाने के बाद उसे टच करता है। हालांकि वो स्टैचू क्रिस्टल का बना हुआ है, लेकिन एक आम इंसान की तरह उसकी बॉडी बहुत ज्यादा नरम होती है। इस बात से तो मिंग बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और जल्दी से पीछे हट जाता है। मिंग कहता है, इसकी बॉडी बहुत ज्यादा सॉफ्ट और स्मूथ है, बिल्कुल एक इंसान की बॉडी की तरह, लेकिन ये तो एक स्टैचू है, ऐसा कैसे हो सकता है। फिर मिंग जल्दी से आगे बढ़ता है और उसके बाजू को पकड़कर दबाना शुरू करता है और कहता है, वाकई में इसकी बॉडी तो बहुत ज्यादा सॉफ्ट और स्मूथ है। मिंग कहता है, मैंने लेंसू की बॉडी को भी कई बार टच किया है, लेकिन उसकी बॉडी को टच करने पर मुझे ऐसा कभी भी महसूस नहीं हुआ जैसा कि स्टैचू को टच करने पर महसूस हो रहा है। उसकी बॉडी उससे ज्यादा सॉफ्ट है। मिंग मास्टर से कहती है, मास्टर जैसा कि मैंने गेस किया था, मुझे लगता है कि ये नेचर डीएटी है, यानी ये गॉड ऑफ नेचर है जो कि यहाँ पर अभी बन रही है, ये कंप्लीट नहीं हुई। मिंग मास्टर से कहती है, मास्टर एक गॉड्स की पावर उसके बिलीवर्स की फेथ से आती है। जैसा कि आपको पता होगा कि हाउटियान सेक्टर के जो गॉड वुटियान है, वो अपने लिए बहुत सारे बिलीवर्स चाहते हैं। जितने ज्यादा उनके बिलीवर्स होंगे और उनके सामने प्रे करेंगे, उतनी ज्यादा उनकी पावर बढ़ेगी। अब क्योंकि ये लड़की नेचर की गॉडेस है, इसी वजह से इसके बिलीवर बहुत ज्यादा कम है, इसी वजह से इसकी बॉडी अभी डेवलप नहीं हुई। मिंग की बात सुनने के बाद जल्दी से पीछे हट जाता है और उसे कहता है, तो तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि ये एक गॉड है, यानी ये गॉडेस है। थोड़ी देर पहले मैं गॉडेस की बॉडी को टच कर रहा था। मिंग मास्टर से कहती है, लेकिन मास्टर आपको इसके लिए परेशान होने की क्या जरूरत है, आप क्योंकि एक बहुत ही जीनियस मार्शल आर्टिस्ट हैं, आप ऐसा कर सकते हैं। अभी खूबसूरत लड़की आपको मिले, आपको उसका टच करना चाहिए। मार्शल आर्टिस्ट के लिए तो ये बहुत ज्यादा नॉर्मल बात है। मिंग उसे कहता है, अपनी बकवास बंद करो, मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि मुझे उस भिखारी के साथ मैच करने की कोशिश मत किया करो, वो भिखारी तो ठरकी था। स्कॉर्पियन ब्लैक टायरेंट उसे कहती है, तुम्हें अपने ब्लड के ड्रॉप को इस गॉडेस के ऊपर डालना होगा जिससे ये एक्टिवेट होगी। मिंग उसे कहता है, तुम चाहती हो कि मैं अपने ब्लड का ड्रॉप इसकी बॉडी के ऊपर डालूं ताकि ये अवेकन हो सके, लेकिन तुमने इस बारे में कहां से सुना, तुम्हें कैसे पता चला कि ब्लड का ड्रॉप डालने से ये अवेकन होगी। ब्लैक टायरेंट उसे अपने माथे पर हाथ लगाते हुए कहती है, मास्टर ये मेरी ब्लड लाइन मेमोरी है, प्लीज इसको ट्राई करके देखें। मिंग उसकी बात सुनने के बाद हैरान हो जाता है, लेकिन उसकी बात मान लेता है और कहता है, चलो ट्राई करके देखते हैं, इसके ऊपर अपना ब्लड का ड्रॉप डालते हैं। और यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 206 का एंड करेंगे।